हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके स्कूल में हुए ज्ञान निकेतन स्कूल में हुए हम लोग हाफ ईयरली पेपर का एनालिसिस करेंगे और स्पेशली हम लोग एनालिसिस करेंगे मैथ का। अगर आपका ये मैथ वाला पेपर अगर आपका एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपको इंग्लिश का भी और अदर सब्जेक्ट्स के भी एनालिसिस पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है ना। अब जब हाफ ईयरली आपका हो गया है तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है अपना पेपर को एनालाइज करना कि कितने चैप्टर का क्या आया, कि कितने कितने चैप्टर्स का कितना कितना वेटेज आपके एग्जाम में था, है ना। ताकि देखिए जो अभी आपको हाफ ईयरली में देखने को मिला है कुछ इसी तरह का पेपर आपको ईयरली और बोर्ड में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा हमारा कि हम लोग जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग सबसे पहले इससे पहले कि हम लोग ईयरली की तैयारी करना शुरू करें, हम लोग जो पेपर दे के अभी आए हैं पहले इसको एनालाइज कर लें कि कौन से सवाल कैसे करने थे, किस तरह से करने थे, उसके आधार पे हम लोग अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आपके चैप्टर्स में हमने आपके पेपर में से चैप्टर वाइज मैंने बांट दिया। क्या किया, जैसे वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 से 10 नंबर का आपसे पूछा गया था। बहुपद में है ना चैप्टर नंबर 2 में आपसे 4 नंबर का पूछा गया था। दो चरवाले रैखिक समीकरण युग्म में से 19 नंबर का आपके एग्जाम में आया था। द्विघात समीकरण में आपके इससे 16 नंबर का आया था। समांतर श्रेणी एपी से आपके एग्जाम में 5 नंबर का आया था। त्रिभुज से आपके एग्जाम में 19 नंबर का आया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके एग्जाम में 15 नंबर का आया था। त्रिकोणमिति का परिचय इस आपके एग्जाम में 2 नंबर का आया था, ठीक है ना। अगर इन सब टॉपिक्स को अगर हम लोग पाई चार्ट के द्वारा अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये देखिए ये कुछ परसेंटेज वाइज है ना, जिसमें आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है। एक तो ये हमको त्रिभुज का दिख रहा है और क्या दिख रहा है, दो चरवाले रैखिक समीकरण युग्म का, ठीक है ना। ये भी 21.1% मतलब इसका हिस्सा आपके पूरे पेपर में, और इसका भी 21.1% आपके पूरे पेपर में इसकी हिस्सेदारी है, ठीक है ना। कहने वाला कि पूरा 100 में से 42% इतने नंबर तो केवल आपको ये 2 चैप्टर देख के चले आते हैं, अगर आपको ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार होते तो, ठीक है ना। तीसरा इसमें देख लेंगे हम लोग, तीसरा क्या हमको देगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मिला लेंगे। ये कितना हो जाएगा 16, यानी कितना परसेंट आ जाएगा 16%, ठीक है ना। ये कितना हमारा 17 और ये 0.7 था तो ये मान लीजिए पूरा 18%, ठीक बेटा। यानी 42, 8, 50, 10, 60, 70, 6, 76, यानी बेटा 76 नंबर की तो आपके एग्जाम में केवल ही 4 चैप्टर पूछे गए थे। कौन कौन सा, त्रिभुज, दो चरवाले रैखिक समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति और द्विघात समीकरण, ठीक है ना। केवल इन 4 चैप्टर से ही 76 नंबर का पूछा गया था। अब आप कहेंगे पेपर तो हमारा 70-80 नंबर का था, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि देखिए जब हम लोग ऐड करेंगे ना तो ऐड करने के बाद ये कुछ नंबर हमारे 70 से ऊपर निकल जाएंगे, 80 से ऊपर निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि 4 में किन्हीं 3 को करिए ना, 2 में किन्हीं 1 को करिए, हमने उसके भी नंबर यहाँ पे हमने ऐड कर रखे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ये पता चल सके कि चैप्टर से कितने कितने नंबर का आया है, ठीक है ना। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। टीचर आपसे कहे या ना कहे, एग्जामिनर आपसे कहे या ना कहे, ये आपको पढ़ना चाहिए। ये हर एक बच्चे के अंदर अगर ये आदत हो जाए ना कि निर्देश पढ़ना, तो कोई भी एग्जाम देने जाएगा, अभी आप 10th का एग्जाम देने जाएंगे, फिर आगे चल के आप फर्स्ट ईयर का, इंटर का देंगे, फिर धीमे धीमे आप जब कंपटीशन में उतर के आएंगे तो ये आपकी आदत कंपटीशन लाइफ में बहुत काम आने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 प्रश्न 10 अंकों के, ठीक है ना, यानी हर क्वेश्चन कितना आधे आधे नंबर का है। और खंड बा में 50 अंकों का वर्णात्मक प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या, खंड आ, तो ये हमने पढ़ा था, देखिए ये तो हमारा फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ए क्रॉस बी, यानी क्या कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। ये पूरा हमारा फॉर्मूला था, है ना। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, A क्रॉस B, ठीक है ना। इसकी भाषा आपने क्या पढ़ी होगी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दो संख्याओं का HCF इंटू उन दो संख्याओं का LCM के, ठीक है ना। ये तो पूरा हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अगला हमसे कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का मूल कितना है, -2, तो भैया p का मान बताओ। तो अब इस द्विघात समीकरण का एक मूल इतना है ना, तो जो मूल हमारा होता है यानी ये जो हमारा x का मान दिया, तो x का मान उठा के हम लोग इसमें रख देंगे, सेटिस्फाइड करेगा। तो x का मान हम लोग यहाँ पुट कर देंगे कितना, -2, ठीक है ना। जिसे हम लोग पुट करेंगे कितना, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4, यहाँ कितना बच गया, -p बराबर का 0, ठीक है बेटा। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, बच्चा कितना, -p बराबर यानी p का मान कितना निकल गया हमारा 0, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला हमसे क्या कह रहा है रैखिक समीकरण में x + y = 10 और x - y = 4, इसका हल बताइए, ठीक है ना। तो अब हल करने के 3 तरीके आप पढ़ के आ चुके हैं, क्या है, विलोपन विधि, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि भी इस बार वैसे सिलेबस में नहीं, बट हो सकता है आपने पढ़ा हो। बट हम लोग यहाँ पे विधियां नहीं लगाएंगे, जो भी हमको आंसर देगा हम लोग यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट कर देंगे। ध्यान से सबसे पहले हमको कौन सा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें x + y 10 हो,
तो इन दोनों को जोड़िए, क्या 10 आ रहा? नहीं, तो ये तो ऐसे ही कट गया। 5 और 3 जोड़े, क्या ये 10 आ रहा? नहीं, तो ये भी हमारा ऐसे कट गया। देखिए -7 और 3 जोड़िए, क्या ये 10 आ रहा है? ये हमारा, ये भी हमारा कट गया। और क्या कह रहा है? x बराबर -7 और y बराबर -3, ठीक है ना। ये क्या हमारा 10 आ रहा? तो ये आई थिंक क्या कोई ऑप्शन में है या मिस प्रिंट है बेटा? एक मिनट रुकिए जरा, मैं पेपर चेक कर लेता हूँ। पेपर में हमारा क्या है? अच्छा ओके, ये x बराबर, अच्छा ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कराया गया, तीसरे का बी नंबर, ठीक है ना। x बराबर, देखिए बेटा ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये 5 की जगह, देखिए हमारे पास पेपर लगा है, तो पेपर में यहाँ पे 5 की जगह कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये टाइप करने वाले का एरर है, ठीक ना। देखिए 7 और 3, जैसे हम लोग इसको ऐड कर देंगे, 7 और 3 कितना हो जाएगा? हमारा 10 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाए कितना हो जाएगा? हमारा 4, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक बेटा। फिर क्या होगा हमारा अगला? कह रहा है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, ठीक है ना। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या? रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 - x1, 4 में से 2 जाए कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हमारा 4 प्लस y1 - y2, यानी 1 में से 3 जाए कितना बचेगा? -2 का स्क्वायर फिर से कर देंगे हम लोग, कितना निकल कर जाएगा हमारा? अगेन 4, ठीक है ना। ये हमारा रूट में रहेगा, 4 कितना हो जाएगा? हमारा 8, और ये हमारा 8 12 कितना हो जाएगा? 2√2, ठीक है ना। यानी हमारा जो आंसर निकल जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए इसको हम लोग यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, क्यों? हम लोग यहाँ पे जितने सॉल्व लगाएंगे, हमारा यहाँ पे जो मेन फोकस है केवल और केवल आंसर चेक करना, ठीक है ना। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े, अगर आपका इस टॉपिक मतलब किसी भी टॉपिक पे अगर आपका डिटेल कमांड हासिल नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप फॉलो करिए, वहाँ से आप कंप्लीट मैथ की तैयारी आप कर सकते हैं फ्री में। इतना डिटेल वीडियो आपने किसी भी यूट्यूब चैनल में आपने देखा नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा इस साल टारगेट है, मुझे इस साल 100 में 100 क्रैक करना है, मुझे मतलब डीजी साला को। डी साला ने अभी तक मैथ में 100 में 99 को टच कर लिया है, कुलदीप अवस्थी का। और इस साल हमारा टारगेट क्या? मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। इसके लिए मैंने कंप्लीट मैथ के लेक्चर को मैंने फ्री कर दिया है अपने डी साला के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। आप उसको जरूर जाके एक बार चेकआउट करिए, ठीक है ना। कह रहा है ये समांतर श्रेणी, इसका सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर होता क्या हमारा? अगले पद से पिछला पद घटा दीजिए, तो कोई भी अगला पद पकड़ लीजिए, उससे जस्ट पिछला पद, ठीक है ना। सपोज करें मैंने इसको पकड़ा, तो 3√3 से हम लोग 2√3 घटा देंगे, किसको घटा देंगे? तो 3√3 से 2√3 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा? केवल √3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये बी नंबर भी हमारा √3 दे रहा है, डी नंबर भी √3 दे रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 5वें में। और देखिए 5वें में डी नंबर हमारा क्या है? 0 दे रहा है यहाँ से, ठीक है ना। देखिए आपके बुक में, सॉरी आपके पेपर में डी नंबर का जो ऑप्शन है ये कितना दिया है? यहाँ पे 0 दिया है, ठीक है ना। ये टाइपिंग जिसने भी किया है, ये इसने बहुत गलत टाइप किया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे उसने गलत टाइप किया और यहाँ भी उसने गलत टाइप किया, ठीक बेटा। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा सही पहला ऑप्शन क्या? माइनस का √3, दूसरा क्या? √3, तीसरा क्या है हमारा? 3√3, डी नंबर क्या हमारा? 0, ठीक है ना। जब हम इससे इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा? यहाँ से √3, तो हम लोग हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से √3, ठीक बेटा। फिर दी गई आकृति में डी पैरेलल बीसी है, तो भैया एक्स का मान है, ठीक है ना। देखिए अगर ये पैरेलल ये है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं? थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय हमारी होती क्या है? AD बटे DB, देखिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ठीक है ना। अब देखिए AD बटे DB 3 बटे 1.5, तो 3 बटे 1. A कितना है? 4.5, EC तो हमें ज्ञात करना। देखिए ध्यान से, इससे इसको कट कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 2। अब EC को इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, यानी हमारा EC का मान कितना निकल कर जाएगा? 4.5/2, ठीक है ना। 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा? 2.25। तो यहाँ देखिए 2.25 कहाँ? ये दिख रहा है हमको, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सिर्फ थेल्स प्रमेय लगाएंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कह रहा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। तो घातों का योगफल तो बाद में बता पाएंगे, सबसे पहले हमें 144 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, ठीक है ना। तो इसके कितने निकल जाएंगे? देखिए अब ये लिखा हुआ हमारे पास 144 को क्या लिखा हुआ? 12 × 12, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या? 12 × 12। अब इस 12 को हम लोग लिख देंगे 2 की घात 2 × 3, इस 12 को 4 × 3 लिख दिया हमने। इस 12 को अगेन क्या लिख देंगे? 2 की घात 2 × 3। अब 2 की घात 2, ये 2 की घात 2 ऐड हो जाएगा, कितना मिल जाएगा यहाँ से? 2 की घात 4, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा यहाँ से? 3 की घात 2, ठीक है ना। कह रहा अच्छा ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, अब इसके और फैक्टर होने वाले नहीं है। अब भैया इनको जरा हम लोग ऐड कर देंगे, तो देखिए इसकी घात कितनी? 4 और इसकी घात कितनी? 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6 है। अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल कितना निकल गया? हमारा 6 है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो हमारे मूल कैसे हैं? बराबर हैं, तो भैया m का मान क्या होगा? अब देखिए ध्यान से, जब मूल हमारा बराबर होता है, इन केस जब हमारा मूल बराबर होता है, अच्छा ये सी नंबर, सॉरी, जब हमारा मूल बराबर होता है तो मूल बराबर होने पे भैया हमारा क्या होता है? विविक्त कर 0 होता है, ठीक है ना। या ऐसे कहें कि भैया जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो ही विविक्त कर हमारा, तो ही हमारा मूल बराबर होता है।
अब देखिए यहाँ पे b कितना दिख रहा है हमको, b हमको दिख रहा है -12, तो यहाँ कितना हो जाएगा -12 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a कितना दिख रहा है, a हमको दिख रहा है यहाँ से 3, c कितना दिख रहा है हमको, c हमको दिख रहा है यहाँ से m, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ये इधर लेके -12m, उधर जाकर क्या हो जाएगा इक्वल टू प्लस का 12m, 12 से 144 कट कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा m इक्वल टू 12, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 7 9 12, यानी ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देखिए और क्या कह रहा है हमसे, अगला हमसे कह रहा इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है, तो भैया ए का मान बताइए। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहला यहाँ है, फिर दूसरा हमारा बिंदु ये यहाँ पर है। ठीक है ना, ये बिंदु हमारा गिवन है यहाँ ए है, ये बिंदु हमारा क्या है बी है। अच्छा, इस बिंदु के अकॉर्डिंग कितने हैं -4,2, तो -4,2 और इसका कितना है 5,6 है, तो इसका कितना हो जाएगा 5,6। ठीक है, अच्छा पी हमारा कैसा, हमारा ये मध्य बिंदु है। ठीक है ना, अच्छा अब ये मध्य बिंदु है तो भैया देखो पी, अच्छा इसके हमको पता है कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये a/8,4, हमसे वो a का मान पूछा, तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें हमको यहाँ पे देखिए मेन काम क्या करना, देखिए मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट होता क्या है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है ना, अब यानी ये जो a/8 है हमारा, ये जो a/8 है, ये क्या हो जाएगा हमारा x1 + x2/2, यानी x1 कितना -4 + का 5 कितना हो जाएगा 1/2, 2 से इसको कट कर देंगे, 4 उधर भेज देंगे, यानी a का मान कितना यहाँ से हमको निकल के आ जाएगा, a का मान हमको दिख जाएगा यहाँ से 4। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको a का मान कितना दिख गया, कहाँ गया a का मान 4, ये है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा राइट आंसर। फिर क्या कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 और 45 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या निकल के आएगा। वैसे अब इस साल ये आपके सिलेबस से हट चुका है, बट चूंकि आपके एग्जाम में आ चुका है, तो आपको अगर पढ़ाया गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ाया गया हो तो देखिए होता क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के क्या होता है बेटा, ये हमारा बराबर निकल के आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहां से कितना कर देंगे, देखिए हम लोग यहां से लिख देंगे, तो देखिए 20 और 45 दिया है, तो कुछ आपको करना नहीं है, आपको बस इन्हीं को हल कर दीजिए, 4/9 हो जाएगा। अब इनका हम लोग क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं। ठीक है ना, मैंने कहा दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, तो संगत भुजा में संगत ऊंचाई भी आती है। ठीक है ना, तो क्या ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, तो ये हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 20/45। ठीक है ना, यानी ये हमको के अंदर मिल जाएगा, 5 से कट कर देंगे 4/9। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका रूट ले लेंगे, तो जैसे हम लोग रूट ले लेंगे तो 4 का कितना जाएगा 2, नीचे कितना जाएगा 3, तो देखिए हमारा ऑप्शन ये भी सही है, हमारा ऑप्शन ये भी सही है। ठीक है ना, एक बार मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ ऑप्शन तो एकदम सही रखे गए। ठीक है ना, ऑप्शन में कोई गलती नहीं है। देखिए सी नंबर भी हमारा सही है और हमारा डी नंबर भी सही है। अब ये टीचर के ऊपर आपके है कि वो आपका सी नंबर ऑप्शन लेता है या फिर डी नंबर ऑप्शन लेता है। ठीक है ना, दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों में ही कोई कमी नहीं है। ठीक बेटा, अगला हमसे क्या कह रहा है, इसका विविक्त कर बताइए। ठीक है ना, अब इसका विविक्त कर निकालना आपको पता ही होगा, विविक्त कर होता है कि हमारा b² - का 4ac। ठीक है ना, तो b² - का 4ac, देखिए ध्यान से, यहाँ पे b कितना दिख रहा है हमको, b हमको दिख रहा है -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4, -4 इंटू a कितना दिख रहा है हमको यहाँ से 3 इंटू c कितना दिख रहा है, देखिए c कितना दिख रहा है यहाँ से हमको 1/3। ठीक है ना, 3 से 3 कट जाएगा, बच्चा 4 में से 4 - 4 कितना निकल के आ गया 0। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना बेटा, अगला हमसे क्या कह रहा है व्यास AB के वृत्त का एक केंद्र है। ठीक है ना, मतलब ये कोई हमारा व्यास है। ठीक है ना, तो ये व्यास है भैया, तो ये हमारा कोई व्यास AB है, तो है ना, यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है हमारा ये बिंदु B है। कह रहा इसका केंद्र, अच्छा अब देखिए व्यास का मध्य बिंदु हमारा क्या होता है, वही तो हमारा केंद्र होता है। ठीक है ना, तो हम लोग कर क्या देंगे, यानी ये जो हमको मध्य बिंदु जो हमको गिवन है यहाँ पे, ये हमारा ये जो केंद्र गिवन है ये हमारा क्या इस रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। ठीक है ना, यानी क्या हो गया ये 2, -3। कह रहा बी का कोऑर्डिनेट कितना पता है हमको, 1 पता है, 1,4। ठीक है ना, अब हमको भैया ये बता दो आप क्या ए वाले आप हमको फाइंड करके दिखा दो, तो कुछ करना नहीं है। देखिए होता क्या है, पी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये हमारा क्या है पी है, तो क्या होता है देखिए पी बराबर यानी ये x बराबर x1 + x2/2, यहाँ कितना x + 1/2, x + 1/2, 2 को इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 जाकर उधर घट जाएगा, यानी हमारा x का मान कितना यहाँ से दिख जाएगा 3 दिख जाएगा, x का मान कितना मिल गया 3। अब जैसे आपको ये मिल गया, आप एक काम करो, आप सारे ऑप्शन चेक कर डालो। ठीक है ना, देखिए यहाँ दिख रहा है 3,10 सही लग रहा है, 10,3 तो नहीं हो, क्यों, क्योंकि हमारा x का मान कितना हमको दिख रहा है यहाँ से 3 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यानी x 3 आना चाहिए, यहाँ क्या आ रहा है -3, ये भी सही नहीं होगा। यानी कि देखिए हमारा आंख बंद करके हम लगा देंगे इतना,
हमने केवल अभी x की वैल्यू चेक कर दी और हमने सबसे पहले अपना ऑप्शंस पे दिमाग अपना दौड़ा दिया, ठीक है ना। जैसे हमने दिमाग ऑप्शन पे हम लोग दौड़ाएंगे हमको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि 3, 10 यानी 3 स्टार्टिंग में कहीं नहीं है और हमारा एक जो हमारा x का मान आ चुका है कितना आ चुका है 3। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग निकालना चाहें y का मान, देखिए कितना निकालें, कैसे निकालेंगे, देखिए कितना हो जाएगा ये -3 बराबर y प्लस का 4/2, y प्लस का 4/2, ठीक है ना। अब देखिए 2 का गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा -6 बराबर कितना लिखा है यहाँ से y प्लस का 4, इधर जाएगा घट जाएगा तो -6 कितना हो जाएगा -10, ठीक है ना। यानी ये हमारा कितना आ जाएगा -10। यहाँ से तो y का मान हमको -10 मिलना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लूँ कहीं ऑप्शंस गलत तो टाइप नहीं हो गए बेटा। प्रॉब्लम नंबर 13 कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, नहीं सॉरी प्रॉब्लम नंबर 12 हमको बताना है, ठीक है ना। तो 12 में 3, 10 देखिए डी नंबर जो है 3, -10 होगा, ठीक है ना। जो डी नंबर हमारा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे फिर से टाइपिंग एरर है यहाँ पे, ठीक है बेटा। हमारा जिसने आपके पेपर को टाइप किया है उनसे इस बार बहुत गलती होगी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोला क्योंकि लगातार 3 क्वेश्चन में हमको यहाँ पे गलती देखने को मिल गया है, ठीक बेटा। तो उसकी तरफ से सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन अब खैर कर भी कर सकते हैं ना, रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दी है। तो देखिए जो हमारा जो डी नंबर है ना, आप अगर अपने पेपर में देखेंगे तो यहाँ पे ये प्लस दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है हमारा, ये माइनस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए 3, 10 ये है और 3, -10 ये है। तो जब दोनों ही ऑप्शन में जब हमको प्लस का 3 दिख जाएगा तो हमको y का मान निकालना पड़ेगा और y का मान हमको कितना यहाँ से दिख गया -10, यानी हमारा जो ऑप्शन निकल के आएगा सही वो ये ऑप्शन ना हो कि हमारा कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा, हमारा ये वाला ऑप्शन सही निकल के आएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया बेटा, ठीक है ना। जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी बेटा उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। देखिए सहअभाज्य संख्याओं का युग्म क्या है, तो सहअभाज्य संख्याओं का जो युग्म होता है ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। कुछ भी कॉमन ना का मतलब क्या होगा, जिनमें एक कॉमन हो। देखिए 18-25 में कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ 6 × 3 यहाँ केवल 5 × 5 है। यहाँ कॉमन दिख रहा है 5, यहाँ कॉमन दिख रहा है 7, यहाँ कॉमन दिख रहा है 31 ही पूरा कॉमन, यानी हमारा क्या ऑप्शन हो गया। कह रहा के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है ना। अनेक हैं, देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ क्या होना चाहिए अनेक हल हैं, ठीक है बेटा। तो अनेक हल कब होता है, ये आपको कंडीशन आपको दिमाग में अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ A1 कितना दिख रहा है हमको 2 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। A2 कितना दिख रहा है, A2 यानी ये कितना दिख रहा है 4 बराबर B1/B2, B1 कितना हमारा यहाँ से 3 दिख रहा है, B2 कितना हमारा B2 यहाँ हमको दिख रहा है K, ठीक है ना। अब अगर आप चाहो तो आप इतने में हल कर लो, C1/C2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से इससे इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 2, K को इधर पे दिए 2 को इधर पे दिए, कितना आ जाएगा K बराबर हमारा आ जाएगा 6, यानी हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है बेटा। 15 नंबर हमसे क्या कह रहा है, 15 नंबर हमसे कह रहा है ऐसा कुछ दिया तो भैया x का मान फाइंड होगा। कुछ देखिए करना नहीं है, 7 का गुणा इधर, इसका गुणा इधर। जब 7 को इधर पे देंगे कितना हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा हमारा 7, और जब इसको इधर पे देंगे कितना हो जाएगा हमारा x² - 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7। इसको उधर पे देख कितना हो जाएगा हमारा x² = 9, रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x = +-3। अब चेक करेंगे +-3 कहाँ पे है, तो यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक बेटा। कह दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो अब देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन आ गया आपका। अगर आपने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, सारी संख्याओं के बारे में अगर आपको नहीं पता कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, परिमेय क्या होते हैं, ठीक ना, ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो अब आप ये कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या की जो कंडीशन होती है वो कम से कम 2 संख्याओं से कटनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया 7, तो 7 एक अभाज्य संख्या है। कैसे अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 1 से कट रहा है और 7 7 से कट रहा है, ठीक है ना। यानी जो है ये किन्हीं 2 संख्याओं से। अच्छा ये कौन सी 2 संख्या होनी चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक स्वयं से। तो यहाँ से एक डिफरेंस निकल के आपने पढ़ी होगी कि भैया अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा किसी से नहीं कटती हैं, ठीक है ना। अब देखिए 0 तो अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि ये किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। ये जब किसी के पीछे आता तो ये जाके 5 से कटता, तब ये जाके 2 से कटता, ठीक है ना। बट फिलहाल 0 किसी से कटने वाला, एक केवल 1 से कटता है, ध्यान से एक केवल 1 से कटता है ना। तो जब एक केवल 1 से कट रहा है और ये क्या कह रहा है कम से कम 2 से कटना चाहिए। 2 कौन, एक तो अकेला होना चाहिए यानी खुद से, और एक 1 से। तो हमारा जो पहला ऑप्शन निकल गया वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2। यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी, जो 2 है वो 1 से भी कट रहा है और जो 2 है वो 2 से भी कट रहा है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा प्राइम नंबर निकल के आ गया। देखिए ये सवाल कितना आसान आया। क्या हमसे कह रहा है m का मान 5 है, n बराबर m+7 है, तो भैया इसका मान होता है। देखो अब m का मान 5 है और n कैसे निकाले, 5 में 7 जोड़ दो n का मान मिल जाएगा। तो ये 5 आ गया, n का मान कितना हमको दिख जाएगा, यहाँ से 7 दिख जाएगा। तो 5 का 7 नहीं 12, 5 + 7 कितना निकल कर जाएगा 12। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना, आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 12 जाएगा, रूट से कितना बन जाएगा यहाँ से केवल 13। डायरेक्ट हमारा आंसर कितना हो गया यहाँ से सी नंबर,
ठीक बेटा। अगला हमसे क्या कह रहा है 26 156 का लासा इतना है, मासा बताइए। अब आप चाहो तो आप 26 और 156 का मासा मासा निकालने के लिए हम लोग चाहें तो हम लोग लगा सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, चाहें तो लगा सकते हैं यूक्लिड विधि, बट ये सब विधि थोड़े से कैसे लंबे हैं। सिंपल हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के लासा गुणे मासा, ठीक है ना। तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी गिवन है यहाँ पे, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या 26 गुणे 156 बराबर कितना हो जाएगा, इनका लासा भी कितना हमारा 26, लासा कितना हमको दिखाना है 156, ठीक है ना, इंटू लासा हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब देखिए 156 से 156 कट जाएगा, नहीं हमारा लासा नहीं, इंटू ये हमारा क्या बेटा मासा, ये क्या हमको यहाँ से फाइंड आउट करना, हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है मासा, ठीक है ना। तो जो मासा निकल के आ गया वो हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ से 26, हम लोग चेक करेंगे यहाँ क्या दिख रहा है 26, ठीक है ना, हो गया हमारा। देखिए 13 भी है बट चूंकि मासा मतलब होता है महत्तम, बड़ी से बड़ी, ऐसे क्या होता है बड़ी से बड़ी संख्या, ये दोनों ही वैल्यू हमारी 13 से कट रही है, 13 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, कट वो इससे भी रही है, इससे भी रही है और इससे भी रही है, बट इन तीनों सबसे बड़ा कौन सा है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा हमारा क्या है बी नंबर यानी 26, ठीक है बेटा। कह रहा है इसका विविक्त कर होगा, तो सबसे पहले हमें इसको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ उठा लेंगे एलसीएम, एक्स का गुणा इधर कराएंगे और एक्स को उठा के इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। देखो बेटा हम इसको डिटेल में नहीं करा रहे, डिटेल में क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि अगर हम लोग अब ये सब आधे नंबर के आपके आधे नंबर में अगर हम लोग 10 मिनट लगाने लगेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा, है ना, इतना समय आपके पास नहीं रहता एग्जाम में। लेकिन अगर आपको विविक्त करने अगर आपने सही से पढ़ा, अगर आपने कुछ भी अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी कमी तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया आप जरूर उसको जाकर एक बार चेकआउट करिए, ठीक है ना। ठीक है, इस x को इधर ले कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। अब विविक्त कर हमारा होता क्या है तो बी स्क्वायर माइनस का 4a, ठीक है ना। देखिए b कितना दिख रहा है यहाँ से, b हमको दिख रहा है, b दिख रहा है -1 तो हो जाएगा माइनस का 4 इंटू, अब देखिए ध्यान से a कितना, a हमारा 1 है, फिर c कितना, c हमारा हमको फिर से क्या दिखेगा यहाँ से -1, ठीक है ना। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा प्लस का 4 और एक ऐड हो कितना हमारा आंसर आ गया यहाँ से 5, यानी हमारा इसका कितना निकल गया विविक्त कर 5, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, ठीक है ना। इस टाइप का जो क्वेश्चन है मतलब 7 सेट जो आपके बनते हैं उसमें कम से कम मिनिमम 4 से 5 सेटों में तो ये एमसीक्यू आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लेकिन आपके एग्जाम में हल्का सा ट्रिक रखा गया, ट्रिक क्या रखा गया, कह रहा धनात्मक समपूर्णांक है p, मतलब जो p का मान हम जो मानेंगे वो कैसा मानेंगे, धनात्मक होना चाहिए और समपूर्णांक होना चाहिए, मतलब कि p का मान शुरू होगा 2 से 4 से 6 से 8 से और ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक अनंत तक जाएगा, क्यों, क्योंकि p क्या हमारा धनात्मक समपूर्णांक है। अब अगर हम p का मान कुछ भी रख दें, p का मान हम कुछ भी रख दें तो बताओ ये भैया विषम पूर्णांक किस रूप का निकल के आएगा, तो देखो p तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर हमने p तो हमारा सम उठा के कुछ भी वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारा सम आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सम p हमारा कैसा एक सम पूर्णांक, सम में जब एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा विषम निकल के आ जाएगा। तो कहने मतलब क्या हो गया हमारा ये ऑप्शन में हमको सही देखने को लग रहा है बी नंबर। अच्छा 2p तो हमेशा हमारा सम रहेगा, p का मान आपने यहाँ कुछ भी पुट करिए, आप देखिए p का मान हमने लिया 2, यहाँ पुट करेंगे 2 दूनी 4 कैसे निकल के आ गया 4 सम है, p का मान आप पुट करिए यहाँ से 10 तो 2 गुणे 10 कितना आ जाएगा 20 और 20 हमारा कैसा हमारा 20 भी हमारा कैसा निकल के आ गया फिर से अगेन वो हमारा एक सम पूर्णांक है, तो ये तो हमारा हमेशा सम पूर्णांक आएगा। अब ध्यान से देखिए 2p + 1, देखिए 2p जो है ये यहाँ से यहाँ तक सम है और इसमें जब हम लोग फिर से 1 जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा पूरा विषम, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या निकल के आ गया कि हमारा ये भी ऑप्शन सही है और हमारा डी ऑप्शन भी सही है, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे एकदम सही हैं, ठीक है बेटा। एक बार मैं जरा ऑप्शन में चेक कर लूँ कि सब कुछ सही दिया कि नहीं, p + 1 2p + 1, ठीक है बेटा, तो ये दोनों ही सही रहेगा, ठीक है ना। बी नंबर भी सही और हमारा डी नंबर भी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारा p कैसा हमारा एक सम पूर्णांक है और हमसे ये पूछ रहा है भैया विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, तो जब सम में एक जोड़ेंगे तो ही विषम होगा और 2p भी हमारा सम होगा, इसमें भी जब एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा विषम निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था, ये आपके मैंने 20 क्वेश्चन करा दिया है ना, बहुत ज़्यादा मैं इसके डिटेल में नहीं गया हूँ। अगर आपने बिल्कुल भी अगर आपको ये नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप फॉलो करिए, आपको वहाँ से समझ में सब आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखिए सबसे पहला कह रहा है सभी खंड करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है इस द्विघात के शून्यक निकालना, ठीक है ना। अब देखिए ये कितने नंबर क्वेश्चन आया, अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए खंड बा में जो पहला क्वेश्चन आया है ये आपका 2 नंबर का है। तो 2 नंबर में अगर हम लोग इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में करने चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। डिटेल का मतलब क्या हो गया कि आप चाहो तो पहले इसके हम लोग फैक्टर भी कर सकते हैं, 6x², देखिए थोड़ा आगे पीछे इसको करके हम लोग लिख दें 7x पहले बाद में -3,
तो माइनस का 7x माइनस का 3। अब इसके अगर हम चाहो तो पहले हम लोग फैक्टर भी कर सकते हैं, तो फैक्टर करके भी हम लोग जो शून्य का आएगा फिर हम लोग वहां से निकालेंगे भैया शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। बट फैक्टर करने में ही कम से कम 5 से 6 लाइन लग जाएगा, तो क्या जगह लेंदी हो जाएगा। तो अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हम लोग सीधे लिख देंगे। क्या हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए कि इसकी तुलना, या हम लोग क्या लिख दें, दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद की तुलना, अब इसकी तुलना किसे कराएंगे हम लोग, ax² प्लस का bx प्लस का c से करने पर, ठीक है ना। जिसे कर देंगे तो a का मान हमको कितना दिख जाएगा, a बराबर हमको दिख जाएगा यहाँ से 6, b का मान हमको दिख जाएगा कितना, माइनस का 7, और c का मान कितना दिख जाएगा यहाँ से माइनस का 3, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे शून्यकों का योग। अगर आपको फॉर्मूला याद तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि शून्यकों का योग। अब ये होता है कि हमारा माइनस का b/a, तो माइनस का b/a, देखिए b कितना है, ये माइनस का था, अब ये -7 है, यहाँ ऑलरेडी बाहर -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 7/a कितना दिख रहा है 6, कितना का शून्यकों का योग 7/6, ठीक है बेटा। फिर क्या निकालेंगे हमको शून्यकों का गुणनफल, हम यहाँ लिखेंगे क्या, शून्यकों का कितना हो जाएगा हमारा ये c/a। अच्छा यहाँ पे हमको c कितना पता है, माइनस का 3, अच्छा a कितना पता है हमको यहाँ से 6, ठीक है ना। हम लोग कुछ कट कर देंगे तो हमको कितनी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, माइनस का 1/2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक बेटा। तो ये हो गया आपका क्या, कि कैसे हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। छोटा सा सवाल था, क्योंकि ये सब अभी 2-2 नंबर के, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नहीं। फिर देखिए इसको डालते हैं हम लोग, जगह नहीं है हमारे पास। फिर हम जगह कह रहा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक, तो y का मान याद, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से हम लोग क्या लिख देंगे, खा नंबर का लिख देंगे कि बिंदुओं 2, y और 10,3 के बीच की दूरी, तो यहाँ लिख देंगे, प्रॉपर लिखेंगे हम लोग कि बिंदुओं 2, y और 10,3 के, अगर आपके पास सामने जगह रहेगी इस साइड तो आप इस साइड बढ़ा भी सकते हैं, के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर में 10 मात्र हमको दिया है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो भैया रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दूरी हमारी होती है, ठीक है ना। तो हम लोग इन दोनों बीच लगा देंगे, कितना हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अच्छा ये किस में रहेगा, हमारा रूट में रहेगा, इज इक्वल टू कितना जाएगा 10। अब इस रूट को हटाना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ चलिए दोनों पक्षों का क्या करते हैं, हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसे कर देंगे। देखिए ये हमारा 10 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ, कितना है बेटा यहाँ पे 10 है। तो जब कर देंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा, कितना इधर हमारा निकल कर जाएगा 100। अच्छा इधर क्या हो जाएगा 2 - 10 यानी -8, -8 का इसका कितना निकल कर जाएगा हमारा 64। इधर हमारा कितना लिखा हुआ, इधर हमारा लिखा हुआ y - 3, ठीक है ना। अब इस 64 को इधर भी अभी होल स्क्वायर हम ओपन नहीं करेंगे, होल स्क्वायर अगर हम लोग ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमको लेंदी और देखने को मिल जाएगा। 64 को इधर भी देखिए कितना निकल कर जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा y - 3, तो 100 में से 64 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 36, ठीक है ना। अब क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों का रूट ले लेंगे। जैसे हम लोग रूट ले लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा प्लस माइनस का 6, ठीक बेटा। अब हमारा मान क्या है, सबसे पहले हम काम करेंगे क्या, जब y - 3 बराबर +6 लीजिए। अब ये -3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तब y का मान ये उधर जाएगा -3 प्लस का, तो 6 + 3 कितना आ जाएगा हमारा 9, तब y का मान कितना निकल कर जाएगा, देखिए ध्यान से y का मान कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, y का मान आ गया हमारे पास 9 आ गया। फिर जब हम लोग यहाँ ले लेंगे क्या, जब y - 3 बराबर -6, तब ये माइनस क्या उधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस को, तो -6 प्लस का 3 कितना आएगा निकल के -3, ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम लोग लेंगे क्या, अतः करके y का मान -3 और 9 होगा, ठीक बेटा, हो गया आपको ये। अगला देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहला हमारा काम क्या है, इस टाइप के सवाल हमने बहुतों लगाए हैं। माना अच्छा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले हम लोग पहले को मानेंगे, माना प्रथम पूर्णांक
कितना हमने मान लिया x है, ठीक है ना। अब कह रहा है इसके जस्ट बाद क्रमागत है ना, क्या कह रहा है यहाँ पे, क्रमागत यानी क्रम से आने वाले, ठीक है ना। तो देखिए 2 के जस्ट बाद कौन सा आता है, 3, कैसे पता, तो 2 में +1 कर दिया। तो हम कह रहे हैं प्रथम पूर्णांक हमारा कितना x है, तो x के जस्ट बाद कौन आएगा, तो इसमें +1 कर देंगे, यानी कितना x + 1, ये क्या होगा, ये क्या होगा हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो माना प्रथम पूर्णांक x है, तब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये कितना हमारा निकल कर जाएगा, x + 1, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या निकल के आएगा, कह रहा इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365, इसका वर्ग धन इसका वर्ग कितना है, 365, हम लोग लिख देंगे क्या, x² + x + 1 का होल स्क्वायर = 365, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ होल स्क्वायर ओपन करते कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, x², इसका ओपन कर देंगे, हो जाएगा x² + 1 + का 2x = 365। अब x² कितना हो जाएगा हमारा, 2x² + का 2x, देखिए 365 उधर प्लस का इधर आएगा, कैसा हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा। तो एक में से 365 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, -364 बराबर का 0, ठीक है ना। 2 कॉमन दिया, 2 कॉमन के सबको भेद दे, कितना हो जाएगा, x² + का x - का 18 यानी 182 बराबर 0। हमें इसके फैक्टर करना है, तो चलिए हम लोग काम करते हैं, सबसे पहले फैक्टर ढूंढने का प्रयास करते हैं, किसका, 182 का, कितना हो जाएगा ये 2 × 91, और इसको दिख रहा है क्या, 13 × 7, तो देखिए 7 दूनी 14 × 13, ठीक है ना। तो हमारा फैक्टर निकल कितना आ जाएगा, x² + का 14x - का 13x - का 182 = 0। कॉमन ले लें, कितना बन जाएगा यहाँ से, x + का 14, यहाँ कितना बन जाएगा हमारा, x - का 13, ठीक है ना। देखिए अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता बेटा, तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। आप एक बार आप जाइए, तो खाली आपको देखिए, आपको आपके अंदर बस ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि करते कैसे हैं। 100 में 100 नंबर आप भी ला सकते हो, और ला के ही दिखाओगे। हम इस तरह का हम आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड करेंगे। अभी बहुत कुछ आने वाला है डिजिशाला पे, अभी आने वाले दिनों में बहुत कुछ आने वाला है, जो आपने कहीं ना तो देखा होगा, ना तो कभी आपने किसी यूट्यूब चैनल पे आपने ऐसा सुना होगा, ठीक है ना। बट इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन को आपको ऑन करना पड़ेगा, और कमेंट में आप ये भी हमको बताएगा आपको चाहिए क्या क्या चीज़ें हमसे, आप कौन कौन सी चीज़ों की और डिमांड करते हैं, ठीक है ना। आप जिस चीज़ की डिमांड करेंगे हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि मैं आपको वो प्रोवाइड करा सकूँ। अब अगर आप कोई और चीज़ की क्लास की डिमांड करते हो, भैया आर्ट पढ़ा दीजिए, तो देखिए मेरी खुद की आर्ट अच्छी नहीं है मेरी खुद की आर्ट अच्छी नहीं है, तो मैं आपको आर्ट तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ, अगर आप कहेंगे मैं आपको साइंस की भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। बस प्रयास हमारा इस बार ये रहना चाहिए, 100 में 100 लाना है। डिजिशाला का एक बच्चा, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहा हो चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा हो, भैया यूपी बोर्ड के टॉप 10 में मुझे जगह चाहिए तो चाहिए, इससे नीचे में मानने वाला नहीं, टॉप 20 भी नहीं पूछ लेगा, टॉप 10 में एक जगह होना चाहिए। और उस बच्चे के मुंह से मैं ये सुनना पसंद करूंगा कि भैया मैंने अपनी थोड़ी बहुत भी पढ़ाई मैंने अपनी ऑनलाइन करी है, तो वो डिजिशाला से ही करी है, ठीक बेटा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा हमारा, x का मान 2 निकल के आएगा, पहला मान निकल के आएगा, जब इसको लेंगे बराबर 0 तो कितना आएगा, +का 13, इसको लेंगे तो कितना आएगा, -का 14। अच्छा, माइनस वाली जो वैल्यू हमारी अमान्य हो जाएगी। अमान्य क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखिए ध्यान से हमने यहाँ पे माना क्या, देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और x हमारा कैसा आ चुका है, -14, यानी x कैसा आ गया, ऋणात्मक, तो ये हम अमान्य कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यानी x हमारा कितना आ चुका है, 13, तो इसके जस्ट बाद क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 14, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः करके, अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक 13 और क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 14 होगा, ठीक बेटा। मैंने कहा आपको कि आप इस लैंग्वेज को आप प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला हमसे क्या कह रहा है, देखिए एलसीएम ज्ञात करना। देखिए आसान है, थोड़ा सा इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। कह रहा है दो संख्याओं का ये एचसीएफ दिया है और एलसीएम हमसे कह रहा है ज्ञात करते, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। आप चाहो तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि भी लगा सकते हो, या अभी जैसे मैंने आपको एमसीक्यू में बताया था क्या, कि दो संख्याओं का एचसीएफ, देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं घ नंबर, ठीक है ना। हमने क्या लगाया था, हमने को क्या बताया था कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी, ठीक है ना। ये हम जानते हैं, आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख देना कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, ठीक बेटा, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बस इसी पे चले रखते हैं। देखिए अब ए और बी क्या हमको वैल्यू पता कितना, 255 और 867, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे कितना कि एचसीएफ ऑफ 255, 867, ठीक है ना, इंटू एलसीएम ऑफ 255, 867 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ए इंटू बी, ठीक है ना, ए इंटू बी। अच्छा, ए और बी हमारे हैं कितने यहाँ से, 255 और 867, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, 255 इंटू 867, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब देखिए हमको HCF पता है, HCF हमारा कितना यहाँ से हमको गिवन है, HCF हमको गिवन 51 इंटू कितना हो जाएगा हमारा LCM ऑफ 255, 867 कितना हो जाएगा हमारे 255 इंटू 867, ठीक है ना। देखिए 51 से ये कट रहा है तो 5 करने में 5, 55 25 पूरा कर कितनी बार 5 बार, 5 का हम लोग करा देंगे कितना मल्टीप्लाई में 5 7 35 हासिल लगा 3, 5 6 30 3 33, 33 के 3 हासिल लगा 3, 5 40 3 43 कितना लगा 4335, ये हमारा क्या निकल गया, हमारा LCM आ गया 255,867, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक बेटा। अगला देखें क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है सम्मुख चित्र में भैया DE पैरेलल AC है ऐसा, तो ये आप हमको सिद्ध करके दिखाइए, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है इसमें, हमको सिंपल और सिंपल हमको यहाँ पे लगाने की क्या जरूरत है, थेल्स प्रमेय लगानी है, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय लगाते ही हमारा सब कुछ निकल के आने लगेगा, देखिए ध्यान से। अच्छा त्रिभुज ढूंढना है, सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं DE पैरेलल किसके, AC की, ये जो DE है वो AC के पैरेलल है, और ये जो DF है वो हमारा AE के पैरेलल है। अब देखिए लाना क्या, BF अपॉन FE, देखिए ध्यान से BF यानी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और अपॉन FE, FE कितना है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना। अब ये दोनों किसी त्रिभुज के भुजा, देखिए BF किस त्रिभुज की भुजा दिख रही है, तो हमको ये दिख रहा है एक छोटे त्रिभुज की भुजा, ठीक है ना। तो अब छोटे त्रिभुज को आप ना पकड़िए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं त्रिभुज BEA में, ठीक है ना। इस त्रिभुज में जो ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा हमारी इसके कैसी हमारी समांतर है, ठीक है ना। तो जब भी किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाती है तो वहां पे थेल्स प्रमेय हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं अंगा नंबर, इसका हम लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे क्या, हल। हल में हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए थोड़ा सा चलिए हम लोग इधर बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में देखिए पैरेलल क्या है, यहाँ पे पैरेलल हमारा है DF पैरेलल AE, ये हमको गिवन है, देखिए यहाँ पे गिवन है DF पैरेलल AE, तो हम लोग लिख देंगे क्या कि DF पैरेलल है तब थेल्स प्रमेय से, तब थेल्स, अब थेल्स प्रमेय होती क्या देखिए ध्यान से, तो थेल्स प्रमेय थोड़ा समझने में थोड़ा सा रेड पेन का इस्तेमाल करूँ, देखिए क्या तुम्हारा B से F यानी BF बटे FE, BF बटे FE बराबर किसके, BD बटे DA के, तो BD बटे DA के। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक थेल्स प्रमेय तो कृपया जाके आप वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है ना। कह रहा है BF अपॉन FE बराबर होगा किसके, BD अपॉन DA के, ठीक है ना। इसको बनाए इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग ऐसे लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज, अब देखिए अब हम लोग त्रिभुज किसको पकड़ते हैं, अभी हमने लिया था त्रिभुज जिसमें DF और AE पैरेलल था, अब हम लोग लेंगे जिसमें DE और AC पैरेलल हो, तो क्या ले लेंगे, देखिए त्रिभुज ABC में पूरा उठा लेंगे, तो त्रिभुज ABC में अब इसमें पैरेलल क्या है, DE पैरेलल है किसके, AC के, DE पैरेलल है AC के, तब थेल्स प्रमेय से, तब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय देखिए ध्यान से ABC, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको कलर कर देता हूँ, पॉइंट आउट कर देता हूँ ABC में, ठीक है ना। D या AC के पैरेलल नहीं, जो ये वाली भुजा है ये हमारी इसके पैरेलल है, ठीक है ना। अगेन क्या यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। देखिए थेल्स प्रमेय क्या होगी हमारी BE अपॉन EC, BE अपॉन, हम लोग यहाँ पे मेंशन करना क्या, BE अपॉन EC बराबर किससे, BE अपॉन EC बराबर BD अपॉन DA, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान रखेंगे BD बटे DA भी इसके बराबर है और यही BD बटे DA इसके भी बराबर है, क्या हो गया समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए BD अपॉन DA इसके बराबर है और यही BD अपॉन DA इसके, तो क्या निकल कर जाएगा सीधे हमारा, अतः BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, ठीक बेटा। अतः BF अपॉन FE बराबर क्या हो जाएगा हमारा BE अपॉन EC, और हमको ये प्रूव करना, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण ये कि अनेक हल हैं या नहीं, तो ठीक है ना। अब हम लोग जांच किसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से हम लोग क्या लगा देंगे कि दिए गए समीकरणों की तुलना हम लोग यहाँ किसे करा देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से करने पर,
बराबर 0 से करने पर। इसे हम लोग तुलना करेंगे, देखिए हमको यहाँ से मिलने क्या वाला है, हमको से मिल जाएगा a1 का मान, बताइए a1 का मान कितना से दिख रहा है हमको 3, फिर b1 का मान कितना हमको यहाँ दिख रहा है -1, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा c1 का मान कितना हो जाएगा हमारा -2। यहाँ कितना दिख रहा है हमको a2 का मान 9, कॉमा लगा के b2 का मान, सॉरी हाँ a2 के बाद क्या आएगा हमारा b2 आएगा, कितना आएगा हमारा b2 तो -3, फिर c2 कितना दिख रहा है हमको, c1 तो -2 हो गया, तो हमारा c2 कितना दिख रहा है -6, c2 बराबर -6, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ सबसे पहले हमारा काम क्या, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो काम निकल के आएगा वो हमारा काम क्या निकल के आएगा कि हम लोग यहाँ चेक करें भैया a1/a2 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 3/9, कितना आ जाएगा ये 3/9, ये कितना बन गया यहाँ से हमारा 1/3, फिर b2/c2 हम लोग यहाँ चेक करते हैं, देखिए ध्यान से, तो b2/c2, b2 कितना आ गया हमारा -3/c2 वहाँ कितना आ गया -6, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ से 1/2, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ से क्या चेकआउट करेंगे भैया c1/c2, c1 कितना यहाँ से हमारा -2/6 इसको कितना जाएगा माइनस माइनस कट, 2 से 6 कट कितना आ जाएगा हमारा 1/3, कितना आ गया हमारा 1/3 आ गया, ठीक है ना। अब इसके अनेक हल नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये जब हमारा हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। मैंने कर दिया कि देखिए ध्यान से, एक मिनट बेटा, a1/a2 3/9, तो ये तो 1/3 आ रहा था, और ये कितना हमारा आ रहा था, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, 1/3 इसमें अनुपात दिख रहा है 1/3, ठीक ना। तो एक मिनट, b1 का मान कितना बेटा यहाँ पे -2 है, सॉरी b1 का मान कितना यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने -3 पुट करी है कितना आ जाएगा हमारा -1, कितना आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो ये हमारा a1 का मान 3, b1 का मान -1, c1 का मान -2, a2 का मान 9, b2 का मान -3, c2 का मान -6, a1/a2 कितना हो गया 3/9 यानी 1/3, b2/c2 b2/c2 नहीं b1/b2, ये कितना रहेगा हमारा यहाँ से b1/b2, तो b1 हमारा कितना -1 बटे ये -6 ना होके क्या है हमारा ये -3 है, ठीक बेटा, ये प्रिंट एरर हो गई है थोड़ा सा, तो b1/b2 कितना हो जाएगा -1/3, ठीक है ना, -1/-3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1/3 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अब तो यहाँ हमारे सारे बराबर आ गए है ना, यानी हमें से ज़्यादा जल्दबाजी करने चक्कर में थोड़ी छोटी गलतियाँ हो गई, ठीक है ना। तो चूंकि हमारे तीनों बराबर आ गए, तो अब भैया हमको अब तो ये तो कंडीशन लगानी पड़ जाएगी ना भैया, ये चूंकि हमारे तीनों कैसे हमारे ये बराबर, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर किसके c1/c2 के, अतः दिए गए समीकरण निकाय के, अतः दिए गए समीकरण निकाय के, अतः दिए गए समीकरण निकाय के कितने हल होंगे बेटा, इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है ना। अच्छा अनेक हल क्यों हो रहे, क्योंकि दिए गए रेखाएं जो है वो हमारी समपाती रेखाओं को निरूपित करते हैं, ठीक है ना। तो भैया मेरे a1/a2 जो है वो हमारा b1/b2 और c1/c2 को कैसे आ गया हमारा बराबर आ गया, इसके लिए हमारा क्या हो गया ये इसके अनेक हल होंगे, पूजा यहाँ एडिट करना, ठीक है ना, इसलिए इसके अनेक हल होंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था ये फर्स्ट के सारे पार्ट हमारे हो गए। चलिए हम लोग चलते हैं, अब हम लोग लगाते हैं यहाँ से प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे का पहला नंबर हमसे क्या कह रहा है, देखिए का पहला हम लोग इसका भी हल देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको ज्ञात करना है इसका मास हो। तो अगर आपने यूक्लिड पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हम लोग किधर रखते हैं, उसको हम लोग रखते हैं इस साइड, और जो छोटी संख्या होती है उसको हम लोग रखते हैं इस साइड, ठीक है ना। अब इससे हम इसमें भाग देंगे, तो देखिए भाग कितनी बार जाएगा, देखिए भाग चला जाएगा यहाँ से 3 बार में, ठीक है ना। कि देखिए 250 × 3 करते कितना 750, और 3 बजे 15 कितना हो जाएगा 765, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग चलिए माइनस कर देते हैं कितना 765, जब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कितना 765, तो कितना आ जाएगा मोटा मोटा हमारा आ जाएगा 102, कितना बचेगा यहाँ से हमारा 102, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या कर देंगे, अब हमारा ये 0 तो हुआ नहीं, अब 255 उठ के इधर आएगा, तो इधर हो जाएगा हमारा 255, और 102 उठ के हमारा इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 102। अब 102 से हम लोग इसमें भाग देंगे, तो कितनी बार भाग जाएगा 2 बार भाग जाएगा, ठीक है ना। तो इंटू 2, अच्छा शेष पर कितना बच जाएगा, जब 2 बार भाग जाएगा कितना हो जाएगा 204, तो कितना बच जाएगा यहाँ से हमारा 51, कितना बच गया यहाँ से 51। अब 102 फिर से इधर आएगा हमारा,
और 51 हमारा फिर से इधर आएगा, कितना हो जाएगा ये हमारा 51। अच्छा कितनी बार भाग जाएगा, पूरी बार भाग चलेगा, 51 × 2 102 प्लस का कितना बच गया हमारा 0, ठीक है ना। जैसे शेषफल 0 मिल गया, अतः ये जो हमारा है ना ये वाली संख्या यही हमारा क्या होता है, हमारा HCF होता है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे कर देंगे, अतः HCF ऑफ किसका हम लोग निकालते हैं 867 और 255 का, तो 867,255 कितना निकल का है बराबर में 51। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक बेटा, क्या कह रहा है x - 1/x = 1 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए हम लोग करते हैं, हम लोग इसको सवाल नंबर सेकंड, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था फर्स्ट नंबर, ये हमारा क्या है सेकंड नंबर। क्या कह रहा है विविक्त का, तो सबसे पहले हमको यहाँ द्विघात समीकरण दिया तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको गिवन क्या है x - 1/x = 1, इसका गुणा इधर कराएंगे कितना हो जाएगा हमारा x² - 1, इसको इधर भेज देंगे बराबर का x, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x² - x - 1 बराबर 0, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसकी तुलना हम लोग करा देंगे, इसकी तुलना हम लोग किससे करा देंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से कराने पर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ कर देंगे, जैसे हम लोग तुलना कराएंगे यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ a बराबर 1 दिखेगा और b बराबर b यानी ये इसका गुणा कितना -1, तो b बराबर -1, c बराबर कितना दीजिएगा हमको, ये दीजिए हमको यहाँ से -1, ठीक है ना। a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -1, ठीक है ना, ये हमको दिख गया। जैसे हमको ये दिख गया, अब हम लोग यहाँ क्या लगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विविक्त कर, ये हमारा होता क्या है, तो होता हमारा विविक्त कर = b² - 4a। अच्छा b² क्या -1 इसका स्क्वायर, तो लिख देंगे -1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है यहाँ पे हमारे पास 1 है, इंटू c की वैल्यू कितना यहाँ से -1, कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा 1, देखिए -4 -1 कितना हो जाएगा +4, कितना यानी हमारी वैल्यू कितनी आ गई 5, हम लोग लिखेंगे बराबर 5 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी जो हमारा विविध कर आ गया वो कैसा आ गया हमारा 0, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे भाषा लिखेंगे, मैं आपको भाषा में बोल के यहाँ सुना दे रहा हूँ, आप भाषा यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, कि चूंकि विविध कर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अतः अब अगर ये 0 से बड़ा होता तो क्या होता, अतः दिए गए समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना। कह रहे हैं हमसे मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कैसे मूल निकल के आएंगे, अतः चूंकि विविध कर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है बेटा। अगला हमसे क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से सब साफ करते हैं, देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग कितना 9 है, संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या से 27 से अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए ज्ञान निकेतन का जो आपका पेपर बना, पेपर आपका बड़ा लेंदी बना, लेंदी मतलब कि लिखने को बहुत कुछ है बट नंबर आपको कम मिलेगा, ठीक है ना। अब ये वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे 6 नंबर के, है ना 8 नंबर के, बट आपके में ये क्या है, ये आपके में बहुत छोटे क्वेश्चन आ गए। जैसे देखिए आप कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, ये 4 नंबर में है, ठीक है ना। तो ये इसके मिनिमम 6 नंबर या 8 नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बट इसमें लिखना बहुत पड़ेगा हमको, चूंकि लिखना ज़्यादा पड़ेगा, तो इसलिए क्या है आपको आपने भी जब इस पेपर को जब सॉल्व किया होगा एग्जाम में, तो आपको ये लगा होगा कि भैया लिखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। देखिए खा नंबर हम लोग यहाँ हल करने का प्रयास कर रहे हैं। खा नंबर में क्या कह रहा है, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग कितना 9 है, ठीक है ना। अब इस टाइप के सवाल हमने बहुत अच्छे से करा रखे, हमने इस टाइप के सवाल बहुत कम से कम आई थिंक मैंने 7-8 सवाल या 6 सवाल तो मैंने मिनिमम इसकी प्रैक्टिस कराए ही होंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके आप उसको चेकआउट करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे 2 अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले माना इकाई का अंक, ठीक है ना। या आप एक काम करिए, यहाँ इकाई दहाई छोड़ दीजिए, आप सीधे यहाँ पे संख्या मान लीजिए, सीधे यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, संख्या मान लेते हैं, सीधे डायरेक्ट हटाइए। तो माना संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा XY, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे छोटा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये XY में x दहाई का है, ये इकाई का है, ठीक है ना। अच्छा ये XY x इंटू वाई नहीं लिखा है, मैंने कहा ये जो XY है ये x इंटू वाई नहीं लिखा है, जैसे आपका एग्जाम में होता है ना 56, अभी 56 5 इंटू 6 थोड़े लिखा है। 56 का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग डिटेल में लिखना चाहेंगे तो आपने बचपन में पढ़ा होगा स्थानीय मान करके आता था, क्या आता था, स्थानीय मान करके, ठीक है ना। यानी क्या 5 दहाई पे है तो यानी 5 में कराएंगे 10 का गुणा, और 6 इकाई पे है तो 6 में कराएंगे 1 का गुणा, यानी 6 में 1 का गुणा कराएंगे तो 6 बना रहेगा। इसका 56 का मतलब क्या होगा 50 प्लस का 6, ऐसी x का मतलब क्या हो जाएगा 10x प्लस का y। समझ में आया आपको, ठीक है ना। बाकी डिटेल नॉलेज आप वहां आके पढ़िए। क्या कह रहे हैं, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरी की पूरी क्या है हमारी, ये हमारी पूरी की पूरी है हमारी यहाँ पे संख्या। अच्छा अगर हम बात करें इसमें 5 क्या है, 5 एक अंक है, इसमें 6 क्या है, 6 हमारा क्या है एक अंक है,
ठीक है ना। जब 56 एक साथ देखेंगे तो वो हमारी क्या संख्या है, बट 56 में 5 को अलग लेके देखेंगे तो 5 एक अंक है, 6 एक अंक है। ऐसे ही ये जो हमारा एक्स वाई है, एक्स वाई हमारी एक संख्या है, बट एक्स हमारा क्या है, दहाई का अंक है, और वाई क्या हमारा इकाई का अंक है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सीधे लगा देंगे प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, देखिए कह रहा है अंकों का योग कितना 9, यानी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कह रहा है संख्या के अंक उलट दिए जाए, ठीक है। जैसे 56 था, हमने कहा संख्या के अंक उलट दो, तो 56 6 की जगह ले लेगा, सॉरी 6 5 की जगह ले लेगा, 5 6 की जगह ले लेगा, मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा यहाँ से 65, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर देंगे, अब ये हमारा एक्स वाई जब हम अंक उलट देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा वाई एक्स, ठीक है ना। एक्स वाई के जब हम लोग स्थान बदलेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा वाई एक्स, ठीक है ना। यानी क्या, अब y जो पहले इकाई पे था वो दहाई पे आ चुका, जो पहले दहाई पे था अब वो इकाई पर आ चुका है। तो कह रहा अगर संख्या के अंक उलट दो तो नई संख्या मूल संख्या से, यानी जो पुरानी संख्या थी उससे 27 अधिक होगी। तो संख्या के अंक उलटने पर नई संख्या बनी क्या, देखिए ध्यान से। संख्या के जब हम अंक उलट देंगे तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना, देखिए तब ये हमारा बन जाएगा 10y प्लस का x। संख्या उलटने पे हमने क्या कहा, देखिए एक्स वाई है, एक्स वाई को जब उलट देंगे तो कितना बन जाएगा ये वाई एक्स, ठीक है ना। अब वाई दहाई पे आ गया तो अब दहाई पे जो भी रहेगा उसमें 10 का गुणा और इकाई पे जो भी रहेगा उसमें 1 का गुणा। तो ये क्या संख्या, ये नई संख्या हमारी बनी है। अच्छा मूल संख्या यानी पुरानी संख्या कितनी थी, तो पुरानी संख्या हमारी कितनी यहाँ से एक्स वाई है। एक्स वाई को अगर हम लोग इसे डिटेल में लिखे कितना लेते हैं हम लोग यहाँ से, इसको हम लोग ले देंगे 10x प्लस का वाई, 10x प्लस का वाई, ठीक है ना। ये नई संख्या, ये मूल संख्या। करिए जो नई संख्या वो मूल संख्या से 27 अधिक होगी, मतलब जब पुरानी संख्या में जब हम 27 जोड़ देंगे तो हमको ये नई संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना। इसको हमें हल करना, देखिए ध्यान से। इस x को चलिए काम करते हैं, x को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा x माइनस का 10x, कितना हो जाएगा माइनस का 9x। y को इधर ले, कितना हो जाएगा प्लस का 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये हमारा निकल कर आ जाएगा 27। 9 का भाग देंगे कितना आ जाएगा माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हल कर लेंगे तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, या आप चाहो तो आप डिटेल में हल करके दिखा दो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को मैं आपको वैसे लिख के दिखा रहा हूँ जैसा आपको एग्जाम में लिखना चाहिए था प्रॉपर, ठीक है ना। इसलिए बेटा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। अगर मैं सिर्फ सवाल को के आंसर बताता ना तो ये वीडियो में आधे घंटे के अंदर मैं समेट देता, ठीक है ना। बट मेरा प्रयास है कि कैसे लिखना था, क्या क्या चीज़ें करनी थी, मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ बताने का प्रयास करूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जिसे जोड़ देंगे x से x कट जाएगा, y कितना हो जाएगा 2y, तो 2y बराबर इधर 9 और 3 जोड़े कितना 12 हो जाएगा, यानी यहाँ से y का मान कितना हमारा आ जाएगा निकल के, y का मान 6, ठीक है ना। y का मान 6 आ गया, समीकरण 1 में हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा हमारा समीकरण 1 से कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ हम लोग यहाँ पुट कर देंगे कितना 6, कितना आ जाएगा हमारा x का मान कितना निकल कर आ जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा, ये x का मान आ गया, ये हमारा क्या आ गया y का मान। बट x y ने पूछा, उसने हमसे क्या पूछा भाई साहब, संख्या हमारी थी क्या x y, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, अतः संख्या, पहले x लिखेंगे फिर y यानी क्या 36, अतः संख्या 36 होगी, ठीक है ना। अच्छा ये सही है कि नहीं, आप 36 को उल्टा कर दीजिए 63, और देखिए क्या 63 36 से एक्स्ट्रा है या नहीं है 27, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद इतना है, पदों का योग कितना इतना है, तो पदों की संख्या समांतर ज्ञात करें, ठीक है ना। देखिए गा नंबर हम लोग लगाते हैं। सबसे पहला हमारा काम करते हैं यहाँ पे मानना, तो माना, अब प्रथम पद तो माना AP का प्रथम पद इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा A हो जाएगा, ठीक है ना। अंतिम पद तो चलिए इसको भी हम लोग मान लेते हैं, तो भैया मान लो ये अंतिम पद इज इक्वल टू स्मॉल l, फिर अंतिम पद हमारे स्मॉल l, और पदों का योग, अच्छा पदों का योग कितने पद हैं, तो यहाँ हमको मानना पड़ेगा माना पदों की संख्या, तो ये भी हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्या पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी मान लीजिए n, ठीक है ना। तब दिया क्या है, अब देखिए ध्यान से, तब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमको प्रथम पद कितना दिया 5, यानी कि क्या हो गया हमारा ये a का मान कितना हो गया हमारे पास 5, ठीक है। और क्या दिया अंतिम पद कितना 45, यानी l का जो मान है वो कितना हो गया हमारा 45, कह रहा पदों का योग कितना 400, ठीक है ना। ये हमारा स्मॉल a है, यानी Sn का जो मान है n पदों का योग है वो कितना हमारा 400 है। तो पदों की संख्या, अब देखिए ध्यान से, पदों की संख्या और सर्वांतर हमको ये दोनों ही पता नहीं है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ L का फॉर्मूला पता है, L का हमको फॉर्मूला यहाँ से पता है। देखिए अगर हम लगा दें, अब Sn का फॉर्मूला आपको पता होगा ना, समांतर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला 2 होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी, एक ये होता है। बट ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब a का मान पता हो, n का मान पता हो, d का मान पता हो।
एक क्या होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है ना। तो देखिए हमको यहाँ a पता है, l पता, हम लोग आराम से हम लोग n का मान यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या लगा देंगे क्या यहाँ से SN का मान क्या होता है, देखिए n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 400। अब a का मान कितना 5 और l का मान कितना 45, हम लोग पुट कर देंगे। देखिए n/2 कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 5 प्लस का 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। अब 45 5 50, ठीक है ना, 50 सबसे पहले आप एक काम करो, 50 से हमने इसको कट कर दिया, कितना आ जाएगा हमारा, तो 50 से 0 कट जाएगा, कितना हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 को इधर पे देंगे, हमारा n का मान कितना आ जाएगा 16। तो सबसे पहला एक चीज़ तो हमको यहाँ से फाइंड आउट हो गया क्या, कि भैया हमारा n का मान कितना आ गया 16 आ चुका है। तो पदों की संख्या कितनी आ चुकी 16 आ चुकी। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे सर्वांतर ज्ञात करो। देखो सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, अब ये जो हमको l का मान पता हम लोग यहाँ लगा देंगे, क्या l बराबर कितना गिवन है यहाँ से 45 डिग्री। l का मान होता है क्या, अच्छा a प्लस n-1 इंटू डी, अंतिम पद का फॉर्मूला आपको याद होगा, बराबर कितना हो जाएगा 45। अब a का मान देखिए हमको यहाँ से गिवन कितना 5, तो लिख देंगे 5। n का मान हमने निकाला कितना 16, तो 16 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा ये 15, d ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 45, ठीक है ना। 5 उधर जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो हमारा घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 15d बराबर का 40, 15 से 5 कितना 40, 5 से कट कर देंगे तो 5 3 15 15 40, ठीक है ना। यानी डी का मान कितना हमारा आ जाएगा यहाँ से 8/3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। हम लोग आप चाहो तो हम लोग यहाँ जवाब दे सकते हैं क्या, अतः पदों की संख्या n बराबर 16 और सर्वांतर 8/3 होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। देखिए सवाल थोड़ा सा आपका लेंदी तो है बेटा, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए घ नंबर क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है घ नंबर में त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, तो चलिए हम लोग यहाँ पे चित्र, हमको यहाँ पे चित्र भी बनाना पड़ेगा। ये हम लोग क्या लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं घ का सवाल नंबर पहला। तो त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये ले लिया मैंने त्रिभुज, और थोड़ा सा इसको जो है साइड कर लेते हैं, इधर आ जाइए भाई साहब, ठीक है ना। अच्छा अभी देखिए हमसे वो और भी कुछ कह रहा है, और क्या कह रहा है हमसे, ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, ठीक है ना। तो देखिए ये मान लीजिए A है, ये B है, ये D है, तो यानी एक कोई बिंदु यहाँ से D हमको दिखेगा, ठीक है ना। एक काम करते सबसे पहले हमारा काम है हम कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, बिंदु A है, बिंदु B है, ये क्या बिंदु C है। तो कह रहा है ABC की भुजा BC पर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे D है, तो हमने यहाँ मान लिया क्या बिंदु हमारा D है। इस प्रकार के कोण ADC, यानी क्या करना पड़ेगा हमको, अब हमको यहाँ से मैच करना पड़ेगा, किसे पॉइंट A से पॉइंट D को मिलाना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए मिलाते हैं, यहाँ से हम लोग A को पकड़ लेंगे और किसको मिला देंगे हम लोग, इससे इसको D को मिला देंगे, ठीक है ना। जिससे हम लोग इससे इसको मिला देंगे। अब हमसे देखिए दे क्या रहा है हमको, यहाँ पे कह रहा है ADC BAC के बराबर है। ADC यानी जो ये वाला जो पूरा कोण है वो पूरा BAC यानी इस वाले पूरे कोण के बराबर है। देखिए ये कोण इस पूरे कोण के बराबर है, बहुत बढ़िया। कह रहा हमसे सिद्ध करिए कि ऐसा समथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम क्या है, यहाँ पे ये लिखना कि क्या दिया है, ठीक है ना। तो क्या दिया है वो हम लोग लिखेंगे, क्या दिया हमको यहाँ से, एक ही चीज़ दिया है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC, ठीक है ना। फिर हमारा इसके बाद अगला काम क्या था, हमारा सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे क्या, सिद्ध करना, ठीक है ना। अच्छा क्या सिद्ध करना हमको, देखिए यहाँ पे क्या CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ठीक है ना। हमारा काम क्या अगला हल। देखिए जो जो हमारे काम की चीज़ थी हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम लोग थोड़ा सा अपने पास इधर जगह खाली करते हैं। अब देखिए हम लोग करना कैसे शुरू करेंगे, देखिए ध्यान से, ये ले लिया मैंने, देखिए ध्यान से। देखिए हमको लाना क्या है, यहाँ से हमको लाना है CA का स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ का लाना है CB और CD। अब अगर आपने सर्वांग समता अच्छे से पढ़ी होगी, सर्वांग समता नहीं सॉरी त्रिभुज में समरूपता आई थी, अगर समरूपता आपको पढ़ी होगी आपने, तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि इस टाइप के सवाल आपको समरूपता में देखने को मिलेंगे और समरूपता हमको लगानी पड़ेगी। तो अब समरूपता लगाने के लिए आपको दो त्रिभुज चाहिए, दो त्रिभुज कौन से होने चाहिए वो आपको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे हम लोग, इन भुजाओं की सहायता से ढूंढेंगे। देखिए CA स्क्वायर दिख रहा है, मतलब क्या कि CA भुजा दो बार आनी चाहिए। अब CA भुजा एक तो बड़े त्रिभुज की भुजा है यानी त्रिभुज ABC का, और CA जो है एक तो ये वाले त्रिभुज की भुजा यानी त्रिभुज ADC का। तो हमको यहीं से दिख गया कि दो त्रिभुज हमको कौन से दिख गया CA स्क्वायर से, कि हमको यहाँ पे क्या यहाँ से क्या प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC यानी पूरा बड़ा वाला लेना पड़ेगा, और त्रिभुज ADC में इन दो त्रिभुजों को अगर हमने प्रूव कर दिया क्या कि ये दोनों समरूप हैं, तो संगत भुजाएं समानुपाती, उन्हीं का हम लोग आपस में उल्टा नीचा ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, हमारा ये निकल के आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अब त्रिभुज ABC में बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारा जो कोण BAC है
वो हमारा जो इसके कोण ADC के बराबर है। ऐसा कैसे? तो हम लोग यहाँ लिख देंगे भैया ये तो आपने हमको दिया है, ये तो हमारा गिवन है, ठीक है ना। फिर इसका जो कोण ACB है वो बराबर होगा हमारा इसका कोण ACD के। क्यों? हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या? उभयनिष्ठ। ये हमारा कैसे निकल के आ गया? उभयनिष्ठ, ठीक है ना। जैसे हमारा दो कोण बराबर तो तीसरा कोण होता है बराबर। अगर आप चाहो तो तीसरा कोण बराबर लिख के दिखाओ, अगर आप चाहो तो नहीं लिखना है। हम लोग यहाँ सीधे कर देंगे त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज किसके? इसको थोड़ा लिखने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर समरूपता समरूपता की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समरूप त्रिभुजों की सही से लगाना, तो ये बड़ा ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ सबसे पहले कोण, इसका कोण इसके कोण D के बराबर है, इसका कोण A इसके कोण D के बराबर है। यहाँ A कहाँ लिखा है? फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पे D कहाँ आएगा? फर्स्ट नंबर पे, ठीक है ना। फिर इसका कोण C इसके कोण C के बराबर है, यहाँ C कहाँ है? लास्ट में, तो यानी यहाँ पे कहाँ आएगा? ये लास्ट में आएगा। अच्छा, बीच में बचा कौन? बीच में हमारा बच गया A, यानी कि जो सही त्रिभुज लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ABC समरूप आएगा किसके? त्रिभुज DAC के, ठीक है ना। कैसे? तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे भैया एंगल समरूपता से, ठीक बेटा। देखिए हमने इसके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रखी कि अगर यहाँ पे गलती हो गई यहाँ पे, तो फिर भैया समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी वो जो CPCT था ना, CPST असल में हम लोग यहाँ बोलते हैं, ये यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा? प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्यूशन अब हम लोग यहाँ लिखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हमारा? हमको लाना है CA², ठीक है ना। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ से देखिए CA क्या हो जाएगा हमारा? CA यानी क्या? तीसरा और पहला, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या? CA। तो इसका तीसरा पहला इसके भी तीसरे पहले के क्या होगा? हमारा बराबर होगा, तो इसको ले लो, तीसरा पहला कितना हो जाएगा? CD। तो CA की संगत भुजा किसकी हो गई? हमारी CD हो गई। फिर देखो CA CD मिल गया, हमको क्या चाहिए? CB भी चाहिए। अब देखो ध्यान से, CB इस त्रिभुज की भुजा दिख रही है ना, देखो यहाँ से देखो, CB यानी तीसरा दूसरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तीसरा दूसरा, इसका तीसरा दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? अगेन CA, कितना हो जाएगा हमारा? CA। अच्छा ऐसा क्यों होगा? हमको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। देखिए हमारे पास जगह नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसे ऊपर नीचे लिख दिया ना, वर्टिकल लिख दिया। आप इसको इसके आगे ही लिखेंगे प्रॉपर, ठीक है ना बेटा। अच्छा ये हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे CPCT मत लिख के मत आना, क्योंकि CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो वो जो कॉन्ग्रुएंट था वो हमारी सर्वांग समता के लिए प्रूफ होती है। ये जो समरूपता है इसके लिए हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में जो हमारा वर्ड है वो क्या होता है? सिमिलर, ठीक है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे CPST भी लिख सकते हो, है ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। बट CPST मैंने आपकी NCERT पढ़ी, NCERT में उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बल्कि इसकी जगह उन्होंने शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, फालतू का ये लिखने की हमको जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लिखना हो आप ये लिख भी सकते हो, ठीक बेटा। CA का गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करा कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा हमारा CA² बराबर, इसका इधर करा देंगे कितना हमारा? CB × CD। ये क्या हमारा? CB × CD, और यही तो हमको प्रूफ करके लेके आना था, ठीक है ना। हैंस प्रूफ, ठीक बेटा। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अगला हमसे कह रहा है यहाँ पे कि बिंदु A के निर्देशांक ये हैं, AB वृत्त का व्यास, केंद्र ये है। इस टाइप को तो आई थिंक मैं अभी लगा के आ चुका था, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार फिर से भी लगा देता हूँ। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है भाई साहब? कह रहा भैया बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो, है ना। ये घा का है, सवाल नंबर दूसरा, घा का सेकंड नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है AB वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब अगर ये वृत्त का व्यास है, बिंदु A है और ये क्या है? बिंदु B है, ठीक है ना। तो भैया इसका जो मध्य बिंदु होगा क्या होगा? वृत्त का केंद्र होगा। अब देखो इसका केंद्र हमको यहाँ पे गिवन है क्या? केंद्र गिवन है 2, -3। कितना गिवन है यहाँ से? 2, -3 ये गिवन है। अच्छा B के अकॉर्डिंग हमको गिवन है कितना है? 1,4 1,4। कह रहा है A के कोऑर्डिनेट ज्ञात करो। तो हमारा सबसे पहला काम क्या? हम लोग मान लेंगे क्या कि माना बिंदु A के निर्देशांक, x, y हैं, ठीक है ना। हमने इसको मान लिया, हमने क्या मान लिया? ये x, y है, ठीक है ना। तब अब देखिए ध्यान से, मध्य बिंदु के हम लोग कैसे निकालते हैं निर्देशांक? ये बराबर ये प्लस ये बाई 2, x1 + x2/2, यही होता है ना। यानी तब हम लोग क्या लगा देंगे? तब
2, यानी ये 2 बराबर x प्लस 1/2, कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 1/2, 2 को इधर पे देंगे कितना हो जाएगा हमारा, हल कर लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये उधर जाकर घटेगा नहीं, x कितना आ गया यहाँ से हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या लगा देंगे इसे माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y प्लस का 4/2, तो y प्लस का 4/2, 2 को इधर पे देंगे कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, तो y प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 6, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना आएगा y बराबर माइनस का 10, डेट इज आवर आंसर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक कितना हो जाएगा, x कामा y करके लिख देंगे आप, कितना हो जाएगा 3 कामा माइनस का 10, तो 3 कामा माइनस 10 होगा, ठीक है ना। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आया था, ठीक बेटा, ये आपका हो गया। अब देखिए हमसे कह रहा है अंगा नंबर, आसान है, कोई दिक्कत नहीं हमारा, हटाते हम लोग जगह खाली करते हैं। कह रहा है सम्मुख चित्र ये में, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए कौन कौन से चित्र की, कौन कौन से हमको त्रिभुज सिमिलर लाने, देखिए ए ई सी, देखिए ध्यान से, ये हमको दिख रहा है यहाँ से ए ई, और ये हमको क्या दिख रहा है यहाँ से सी, ठीक है ना, हम इसको मार्क कर देते ताकि आपको दिमाग में चढ़ा रहे, ठीक है ना, ये हो गया ए ई सी। फिर एक त्रिभुज हमको और लाना है यहाँ पे, क्या लाना है, ए डी बी, ये भी ध्यान से देखेंगे ए डी, और ये क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है ना। अब इन दो त्रिभुजों को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, और ये 90-90 दिया है, तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले हमारा काम रहेगा भैया ये लिखना कि यहाँ पे क्या दिया है, तो क्या दिया यहाँ से बी डी परपेंडिकुलर ए सी, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या भैया बी डी परपेंडिकुलर किसके ए सी के, और सी ई परपेंडिकुलर किसके ए बी के, ठीक है ना, ये दिया है। फिर हमारा अगला काम क्या हमारा ये है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, तो भैया क्या सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज, कि त्रिभुज ए ई सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है ना। यहाँ से हमारा क्या निकल कर जाएगा, हल, देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, पेन चेंज करना, ठीक है। अब देखिए तो जिन दो त्रिभुजों की बात कर रहा हम लोग इन्हीं दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, ठीक है ना, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, ध्यान से यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी और त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है ना। अब देखिए ए ई सी में ध्यान से देखिए, अगर इधर 90 तो भैया ये भी तो 90 होगा, ये भी तो 90 होगा, यानी क्या लिख देंगे यहाँ से, कोण ए ई सी बराबर, अब इसका कोण कौन सा 90, कोण ए डी बी, देखिए ध्यान से ए डी बी तो ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, हम लोग क्या लिख देंगे बराबर का कोण ए डी बी। अच्छा क्यों ये बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लिख देंगे क्या, प्रत्येक समकोण लिखिए या प्रत्येक 90 लिखिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक बेटा, ये हो गया। अच्छा अब हमारा क्या निकल के आएगा, एक कोण मैंने बराबर कर दिया। अब देखिए ध्यान से हमारा इस देखिए जो ये वाला हमारा कोण दिख रहा है, ये वाला कोण कॉमन है, दोनों ही त्रिभुजों में ये वाला कोण हमारा दिख रहा है, तो सबसे पहले ई ए सी में हम लोग क्या लिख देंगे, कोण ई ए सी बराबर इसका कोण डी ए बी के, ऐसा क्यों, तो हम लोग वापस यहाँ क्या लिख देंगे, उभय निष्ठ, ठीक है ना। दो कोण बराबर सीधे हम लोग क्या लेते हैं यहाँ से, त्रिभुज ए ई सी सिमिलर है ट्रायंगल, अब बड़ा आराम से लिखेंगे, आप क्या आराम से लिखेंगे, देखिए इसका कोण ए इसके कोण ए के बराबर है, ठीक है ना, यानी कोण ए यहाँ पहले नंबर पे, तो यहाँ भी कोण ए पहले नंबर पे आएगा, बहुत बढ़िया। इसका ई इसके डी के बराबर, इसका ई कहाँ पे है, इसका ई सेकंड नंबर पे, तो डी कहाँ आएगा हमारा, सेकंड नंबर पे आएगा। बचा कौन, बी, तो आप बी को लिख दीजिए। अच्छा ऐसा क्यों, हम लोग कौन सी सर्वांग समता, सॉरी कौन सी यहाँ पर लगाएं कंडीशन, तो हमारा निकल के आएगा एंगल समरूपता से, ठीक है ना। जैसे हमारा ये निकल के आ गया, ये हमको प्रूव करना था, हम लोग क्या ले देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा, हैंस प्रूव्ड हो गया। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा चा का पहला कह रहा है भैया इसको द्विघाती सूत्र से हल करो, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, देखिए पहला कैसे हल करेंगे, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि द्विघाती, या एक काम करिए सबसे पहले हम तुलना करा के थोड़ा सा लिख दीजिए, ठीक है ना। क्या लिख देंगे कि दिए गए समीकरण में इसमें क्या हो जाएगा, ये ए का मान, तो देखिए ए कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, तो ए का मान 4 है। अच्छा बी का मान कितना है, यहाँ से माइनस का 12 है, सी का मान कितना दिख रहा है, यहाँ से 9 है, तो सी का मान कितना हो जाएगा हमारा 9, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है, देखिए x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन
2a, ठीक है ये होता। अब हमारा मेन काम क्या रहेगा, आप a b c q डाल के वैल्यू पुट करते हैं। चलिए पुट करते हैं। तो देखिए b का मान कितना -12, अब ये माइनस का 12, ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 12 प्लस माइनस, अगेन रूट में जाएंगे तो 12 स्क्वायर -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 144 माइनस 4 इंटू ए कितना दिख रहा है यहाँ से 4, अच्छा इंटू सी कितना दिख रहा है अगेन 9, ठीक है ना, बट कितना है यहाँ से हमारे पास 2a, तो देन 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे, कहाँ गया ए यहाँ पे है 4, ठीक है ना। हल करेंगे देखिए 12 प्लस माइनस, अब 4 चुको 16, 16 9 या 144, तो 144 माइनस का 44 कितना हो जाएगा 0, तो रूट 0 का मान कितना हो गया हमारा 0/4, ठीक है ना। यानी हमने यहाँ से इसको हल किया तो हमारा x का मान कितना निकल के आ गया, x का मान आ गया 3, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से भैया ये द्विघाती समीकरण इसके अधिकतम कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पावर 2 है तो अधिकतम कितने शून्य होंगे 2, बट हमने तो यहाँ पे केवल निकाला 1 क्यों निकाला, क्योंकि अगर आप ध्यान देखें b स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविधकर जो हमारा 0 है, और जब हमारा विविधकर 0 होता है तो 2 बराबर मूल निकल के आते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ हमारा x बराबर 3 जो है वो 2 बार आएगा, ठीक है ना। खैर उसने हमको द्विघाती सूत्र से हल करने को बोला था, हल का मतलब x का मान ज्ञात करो, हम लोग सीधे सीधे क्या लिख देंगे, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। इतना ही करना है हमको, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या कह रहा है हमसे, जगह खाली करते हैं। देखिए अगला हमसे कह रहा है भैया लैम्डा x प्लस का 7y प्लस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा कोई हल कब नहीं होता, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई हल कब नहीं होता है, ये तब होता है जब समांतर रेखाओं की कंडीशन पता हो, ठीक है ना। तो समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, इज नॉट इक्वल टू 7/c2 के, ठीक है बेटा। हम लोग यहाँ पे कर देंगे, देखिए ध्यान से सेकंड नंबर लिख देंगे, यहाँ फिर से तुलना कराइए, a1 कितना है, a1 हमको दिख रहा है लैम्डा, ठीक है। अच्छा b1 कितना दिख रहा है यहाँ से, b1 हमको दिख रहा है 7, ठीक है। अच्छा c1 कितना दिख रहा है हमको यहाँ से, c1 हमको दिख रहा है 3, ठीक है ना। अच्छा a2 कितना हमको यहाँ से दिख रहा है, a2 हमको दिख रहा है यहाँ से 2, अच्छा हमको b2 कितना दिख रहा है, b2 हमको दिख रहा है यहाँ से 14, अच्छा c2 कितना दिख रहा है हमको, c2 कितना दिख रहा है यहाँ से हमको, सॉरी 0 क्यों 5 दिख रहा है, कितना दिख रहा है यहाँ से c2 हमको 5 दिख रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कोई हल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कोई हल ना होने पर, क्या लिखेंगे यहाँ से, कोई हल ना होने पर क्या हो जाएगा कंडीशन, कंडीशन हमारी होती है a1/a2 तो बराबर होता है b1/b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। a1 का मान रखेंगे, a1 का मान कितना यहाँ से लैम्डा हमने यहाँ पुट कर दिया, a2 का मान कितना यहाँ से 2 बराबर हो किसके b1 कितना यहाँ से हमारा 7, ये b2 कितना हमारा 14 इज नॉट इक्वल टू c1 कितना हमारा यहाँ से 3, ये कितना हमारा 5, ठीक है बेटा। अच्छा चूंकि हमको क्या कह रहा है लैम्डा का मान निकालना, ठीक है ना, एग्जाम में यही होगा कि वो आपसे लैम्डा का मान वो आपसे पूछ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए लिखा है यहाँ पे लैम्डा के किस मान के लिए समीकरण युग्म इसका कोई हल नहीं है ना, लैम्डा के किस मान के लिए, ठीक है बेटा। तो लैम्डा के किस मान के लिए, तो हमने यानी हमको लैम्डा का मान निकाला, हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ से λ/2 बराबर ले लेंगे 7/14, ठीक है ना। हमने इन दोनों को आपस में बराबर ले लिया, देखिए 2 से कट कर देंगे, ये कट जाएगा 7 7 कट कितना बचेगा 1, यानी लैम्डा का मान कितना मिल जाएगा हमको, लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा ये दूसरा था। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्या कह रहा है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हम लोग दोनों ही लगाएंगे, देखिए दोनों में ही हमारे उम्र वाले सवाल हैं और उम्र वाले सवालों की प्रैक्टिस मैंने भरपूर करा रखी है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले को करने का प्रयास करेंगे, किसको, इस पुनीता वाले को, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, माना सबसे पहले क्या, देखिए पुनीत, यहाँ पे एक ही करेक्टर क्या है, पुनीता है, तो हम लोग मान लेंगे माना पुनीता की वर्तमान उम्र, माना पुनीता की वर्तमान उम्र, ठीक है ना। अच्छा ये हम कितना मान लेंगे, तो वर्तमान उम्र हमने मान लिया भैया ये x वर्ष की आज है, पुनीता दीदी हमारी कितनी है, x वर्ष की आज है। तो कह रहा है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे समीकरण बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए तो प्रश्नानुसार 2 वर्ष पहले क्या है, तो आज अगर ये x की है तो 2 वर्ष पहले कितने की रही होंगी दीदी, दीदी हमारी रही होंगी x माइनस का 2, ठीक है ना। हमारी दीदी का नाम नहीं है पुनीता, मैं बस मजाक में कह रहा हूँ। तो ये x माइनस 2 की रही होंगी, और अब से 4 वर्ष बाद, आज x की 4 साल कितने हो जाएंगे, x प्लस का 4। कह रहा इनकी आयु का गुणनफल, यानी ये इन दोनों की उम्र का गुणनफल कितना, वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक। तो वर्तमान आयु भैया इनकी है कितनी, हमारी है x, इसका दुगना यानी 2x, और इससे 1 अधिक है कौन, हमारा इसका गुणनफल। इन दोनों, ये है 2 साल पहले की आयु उम्र, यह है अब से 4 साल बाद का उम्र, इन दोनों का गुणनफल अब से
अब सॉरी प्रेजेंट उम्र की यानी वर्तमान उम्र के दुगने से 1 अधिक है। इसको हल करना, हमारा आंसर आ जाना है, ठीक है ना। फटर बनाए चलिए करने का प्रयास कर देंगे। एक्स का गुणा इसमें कराने कितना होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 2 का गुणा कराएंगे तो माइनस का 2x माइनस का 8 इसको कितना हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस का 1, ठीक है ना। देखिए 4x में से 2x जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से केवल और केवल हमारे यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x में से 2 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 2x प्लस का 1। कुछ ज़्यादा आसान नहीं हो गया ये, 2x से 2x कट गया क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 1, माइनस 8 को उठा उधर पे देंगे कितना जाएगा प्लस का 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 9, रूट ले लेंगे तो रूट लेते ही हमारा क्या बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू भैया आ जाएगा प्लस माइनस 3, बट प्लस माइनस 3 तो हम लोग ले नहीं सकते। ये इतना आसान कैसे आ गया, कुछ ज़्यादा आसान नहीं हो गया। एक बार मैं खुद चेक करूँ क्योंकि मैं भी तो कन्फ्यूज हूँ, मुझे लगता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन है ना बेटा। ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, और अगर ये ऐसे 6 लाइन में हो जाएगा तो फिर तो मतलब फिर तो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने 2-2 नंबर वाले सवाल जो थे इन्होंने थोड़े हाई लेवल के यहाँ पे सेट कर दिया आपके एग्जाम में टीचर ने, और ये 6 नंबर का सवाल उन्होंने बहुत हल्का क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है ना। हो सकता है कि टीचर का पूरा प्रयास रहा कि वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेले, वो आपको 2 नंबर के सवालों में इतना परेशान कर दे कि आप ये 6 नंबर के सवाल भी गलत कर दीजिए, जबकि ये असल में कितना ईजी है, ठीक ना। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मैंने मान लिया इसकी उम्र कितनी भैया एक्स है, तो आपसे 2 वर्ष पूर्व यानी एक्स माइनस 2 हो जाएगी, 4 वर्ष बाद यानी एक्स प्लस 4, इसका गुणनफल बराबर वर्तमान आपके दुगने से 1 अधिक है, ठीक है ना। इसका गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस का 8, सही है। 4x में 2 जाएगा 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे अतः करके जवाब जरूर दे देंगे। हम लोग यहाँ क्या ले देंगे अतः पुनीता की वर्तमान उम्र, यानी पुनीता कोई छोटी सी बच्ची है बेचारी, ठीक है ना। तो पुनीता की वर्तमान ज़्यादा मिल गया ये, तो पुनीता की वर्तमान उम्र ये कितनी हो जाएगी हमारी बेटा 3 वर्ष, ठीक है ना। छोटी सी बेचारी प्यारी सी गुड़िया, और पुनीता को पता भी नहीं कि उसके ऊपर सवाल बन गया ठीक है ना। तो चलिए ये आसान था। आई थिंक अब पिता और पुत्र वाले ना अब यहाँ पे 2 चर आ जाएंगे, ये थोड़ा सा लेंदी होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट ये तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अब हम लोग यहाँ मानेंगे क्योंकि यहाँ पे पिता और पुत्र 2 कैरेक्टर निकल गए, तो हमारे यहाँ पे मेन काम यहाँ से माना पिता की वर्तमान उम्र, माना पिता की ये कितना मान लीजिए, माना पिता की वर्तमान उम्र हमने यहाँ मान लिया कितना हमारे पास ये x वर्ष, फिर पुत्र की मान लीजिए हम यहाँ वापस ले देंगे आप पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की ये हमने कितना यहाँ से लेट कर लिया y वर्ष, ठीक है ना। चलिए हम लोग समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कह रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी। पिता की उम्र मतलब क्या, ये जो x है वो पुत्र का मतलब y का 7 गुना है, तो गुना मतलब क्या होगा 7 का गुणा करा दीजिए, यानी ये जो x का मान है वो क्या है y का 7 गुना है, यानी समीकरण नंबर 1 है। बड़ा आसानी से बन गया। तो कह रहा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, पिताजी आज कितने के x के, तो 2 वर्ष पहले कितने हो जाएंगे हमारे x माइनस 2 के। पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। अच्छा तो पुत्र भी तो भैया 2 वर्ष पहले करा होगा, तो पुत्र कितना का रहा होगा 2 वर्ष पहले, पुत्र भी हमारा रहा होगा यहाँ से y माइनस का 2, ध्यान से ये 2 वर्ष पहले अब्बू का है यानी पिताजी का हमारा, ये क्या 2 वर्ष पहले हमारे बेटे का। तो 2 वर्ष पहले जो पिताजी की जो उम्र थी ये इस बेटे की उम्र का कितना गुना था 13 गुना, यानी क्या करते हैं हम लोग यहाँ से 13 का गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बना द्विघात, मतलब ये सब बहुत आसान बने हैं, ठीक है ना। कोई नहीं, चलिए प्रभु की मर्जी, सब आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, इसको हल कर लेंगे तो x माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 13 का गुणा कर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 13y माइनस का 26। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे कितनी 7y, यहाँ उठा के यहाँ पुट कर दी, कितना हो जाएगा यहाँ से 7y माइनस का 2 इज इक्वल टू 13y माइनस का 26, ठीक है ना। अब देखिए इस y को इधर भेजिए, कितना हो जाएगा 13y में से 7y जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास यहाँ से 6y। इस 26 को हम लोग उठा के इधर भेज देंगे, जैसे हम लोग 26 को उठा के इधर भेज देंगे तो 26 हो जाएगा हमारा प्लस का, तो प्लस का 26 से 2 जाएगा कितना बच जाएगा हमारे यहाँ से 24, ठीक है ना। हम लोग 6 का भाग दे देंगे तो हमको यहाँ से y की उम्र यानी y का मान आएगा 6 को 24 यानी y का मान कितना आ गया 4, ठीक है ना। y का मान 4 आ गया, समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा समीकरण 1 से कितना हो जाएगा हमारा x बराबर 7 गुणे 4 यानी कितना आ गया हमारा x इज इक्वल टू 28, ठीक है ना। हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से अतः करके जवाब जरूर देंगे। अतः पिता की वर्तमान उम्र 28 वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र 4 वर्ष होगी या है, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये देखा आपने कि सवाल ये तो आसान था, 3rd नंबर को ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं 4th नंबर पे। क्या कह रहा भैया ये कोई बिंदु है, ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से कैसा हमारा सम दूरस्थ यानी बराबर दूरी पर है, तो x और y में एक संबंध ज्ञात करिए, ठीक है ना।
देखिए हम लोग करते कैसे, हम एक रफ कॉपी में चलते हैं। पहले देखिए हमने कह दिया ये जो बिंदु है, ये जो हमारा x, y है, ये जो हमारा बिंदु है, ये दो बिंदुओं से सम दूरस्थ, मतलब इस बिंदु की जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। हमने नामकरण कर दिया, हमने मान लिया ये हमारा P है, ये हमारा A है, ये हमारा B है। अच्छा A को दे दिया 3,6, इसको हमने दिया बेचारे को 3,6, इसको हमने दिया कितना हो गया हमारा ये -3,4। ठीक बेटा, ये हो गया। अब ये तो हमने आपको समझाने के लिए काम किया कि भैया ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, रफ वर्क है। यानी PA किसके बराबर है, हमारा PB के बराबर है। क्यों, जितनी दूरी हम फुटा से नापेंगे उतनी ही दूरी हमारी किसी निकल गई जितनी। तो अब हम इसको हल कैसे करके लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हमारा काम रहेगा मानना, ठीक है ना, कि यहाँ कर देंगे माना बिंदु P, माना बिंदु P। अच्छा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा x, y, ठीक है ना। बिंदुओं इसको नाम दीजिए A, तो हमने दे दिया बिंदुओं A ब्रैकेट में 3,6 और B का नाम क्या हमने कर दिया यहाँ से -3,4 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, ठीक है ना। अब अगर ये समदूरस्थ तब भैया हमारा PA जो है वो हमारा PB के बराबर होगा, ठीक है ना। P और A के जो बीच की दूरी है, P और A के बीच की जो दूरी है वही P और B के बीच की हमारी दूरी हो जाएगी, ठीक है ना। अब दूरी का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक बार हम लोग दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे P और A में और एक बार लगाएंगे P और B में, ठीक है ना। अब दूरी सूत्र आपको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि दूरी सूत्र हमारा होता है क्या, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से 3 - x का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, 6 - y का होल स्क्वायर। अच्छा ये किस में रहेगा हमारा, ये हमारा रहेगा अंडर रूट में, बराबर कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से PB, P में मतलब क्या होगा P और B के बीच की दूरी, ठीक है ना। अब ये क्या होगा -3 - x, ये आप कर दो x + 3 कर दो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए हमने यहाँ लिख दिया -3 - x का होल स्क्वायर, यानी ये माइनस ये का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारे 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोनों पक्षों को हम लोग वर्क कर देंगे तो दोनों पक्षों का रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या अब हम लोग होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, देखिए होल स्क्वायर जैसे हम लोग ओपन कर देंगे, यहाँ है A - B का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा A² प्लस B² माइनस का 2AB, यहाँ ओपन कर देंगे कितना, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस का y² माइनस का 12y, इधर ओपन कर देंगे कितना, देखिए यहाँ से तो आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस का स्क्वायर होकर बाहर कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अंदर बचेगा क्या, अंदर हमारा बचेगा 3 + x, कितना हो जाएगा यहाँ से 9 प्लस का x² प्लस का 6x, इसका ओपन कर कितना 4 का स्क्वायर 16 प्लस का y² माइनस का 8y, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या, अब हमारा काम यहाँ पे है, देखिए x² से x² कट गया क्योंकि बीच में इक्वल लगा, ठीक है ना। y² से हमारा y² कट गया क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल लगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ कितना लिखा है, इधर लिखा है -6x माइनस का 12y और इधर 36 और 9 कितना हमारा हो गया 45 बराबर इधर कितना लिखा है 6x माइनस का 8y, ठीक है ना। और इधर कितना होगा 16 और 9 25, कितना हो गया हमारा ये 16 और 9 25, ठीक है ना। अब इस 6x को इधर लेके चलिए या इस सबको इधर लेके, जो भी करिएगा आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इससे एक काम करते हैं 6x को इधर लेगा तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 6x और 6 कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 12x, ये माइनस का 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, अब 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा यहाँ से 4y। अच्छा ये प्लस का 25 है, इसको आप उठा के इधर भी कितना हो जाएगा 25 जाके इधर घट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ से 45 में से 25 जाएगा बचेगा यहाँ से 20, ठीक है ना। 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन लेके हम यहाँ पे कट कर दें, कितना बच जाएगा यहाँ से, तो 3x प्लस का y = 5, यही हमारा क्या है x और y में एक कनेक्शन निकल के, देखिए x और y में जो समीकरण बन गया है ना, वो समीकरण क्या, वो x और y के एक रिश्ते को बताता है, यानी x और y में एक संबंध को बताता है हमारा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए हम लोग क्या कर देंगे, अगला हमसे कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अच्छा हमको पाइथागोरस प्रमेय प्रूव करना है, बट समरूपता का इस्तेमाल करते हुए प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा एक फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। फिगर देखिए हमारा कुछ कैसा रहेगा, फिगर में चलिए हमने ले लिया ये, सबसे पहले हम लोग चलिए एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमने ले ली क्या, एक स्ट्रेट लाइन ले ली, इतना ही रखिए आप, ठीक है ना। फिर एक यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं,
फिर इस पॉइंट से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से मैच करते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या ले लिया, हमने ले लिया कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज हमारा क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये ए है, यहाँ पे काम करिए, इसको हम लोग लिखते हैं ए, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ से बी, और ये क्या हो गया हमारा सी, ठीक है ना। और ये हमने क्या ले लिया, ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो हमको लाना है ना। अब यहाँ से हमारा काम किया, देखिए सबसे पहले हमको दिया क्या, हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या दिया है, देखिए ध्यान से, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, ये आपको दे दिया गया। फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, देखिए कर्ण का वर्ग, तो अब देखिए 90 के जस्ट सामने जो भुजा होती है वो हमारा कर्ण होता है, यानी हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ से AC स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा बची कौन सी, AB और BC, तो AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होता है, हमको ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है ना। अब देखिए प्रूफ करने का यहाँ पे एक तरीका है, प्रूफ करने का तरीका यहाँ पे क्या हमारा, हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक काम करेंगे, क्या सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम रहेगा छोटा सा रचना, क्या काम रहेगा, एक रचना, ठीक है ना। अब रचना जो हम लोग कर देंगे ध्यान से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां से एक लंब गिराएंगे AC के ऊपर, हमने क्या कहा, हमने कहा हम लोग वहां से एक लंब गिराएंगे, कहां से, बिंदु, पेन बदल नहीं रहा भाई साहब, चलिए बदल गया, हमने कहा हमने इस बिंदु B से एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन हमारी कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी एकदम चाहिए, ठीक है ना। तो हमने एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी जो हमारी कैसी एकदम परपेंडिकुलर है, ठीक बेटा। तो हम इसको नामकरण कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया है D, ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया, बिंदु D हो गया, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रचना क्या, कि BD परपेंडिकुलर AC खींचा, BD परपेंडिकुलर AC खींचा, ठीक है ना। हमने इस चीज़ को हमने ड्रॉ कर दिया, बहुत अच्छे से हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए चूंकि ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, तो यानी ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 हो गया। अब हमारा मेन काम क्या, देखिए ध्यान से, हमारा जो प्रयास रहेगा, अच्छा इस, और ये हम पढ़ के आ भी चुके हैं, पढ़ के कहाँ आ चुके हैं, ये आपको जाके देखना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि हमको कौन कौन से त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं, बट आपको वो जाके वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने चूंकि प्रूफ कराया ना, ये वीडियो अभी 10 मिनट और लंबी खींच जाएगी, ठीक है बेटा। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल गया होगा, आप वहाँ त्रिभुज में जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हमने प्रूफ कराया था, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या, माना ये वाला कोण कितना है, थीटा है, आप सबसे पहले इसको मान लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ डालते हैं हेडिंग, क्या हल, क्या लेते हैं यहाँ से हम लोग, माना कोण BAC बराबर कितना हो गया हमारा, ये थीटा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये थीटा हो गया, देखिए अब देखिए पूरे बड़े त्रिभुज में, पूरा बड़ा त्रिभुज क्या है, अब इस ये वाला थीटा है, अच्छा ये वाला पूरा कोण कितना हमारा 90 है, ठीक है ना। तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। यानी अब ये तो 90 है, तो यानी ये वाला हमारा जो कोण निकल के कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। कौन सा कोण, ये वाला कोण आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा देखिए ध्यान से, इस, अब देखिए आप इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो जो ये वाला हमारा पार्ट है, ये हमारा कितना निकल कर जाएगा, 90 माइनस थीटा, थोड़ा सा 90 बड़ा लिख देते हैं, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये वाला कोण में हमारा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब अगर ये वाला कोण 90 माइनस थीटा और ये पूरा कितना 90 है, तो जो ये वाला कोण हमारा कितना आ जाएगा, थीटा, और ये वाला कोण तो हमारा 90 है, ठीक है ना। तो ये जो हमने किया है, ये हमने आपको समझा दिया, आपका काम क्या रहेगा, इन सबको प्रॉपर अगर आपको लिखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, मैंने वहाँ पे आपको प्रॉपर प्रूफ कराया कि ये जो त्रिभुज है, ये तीनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप, ठीक है ना। हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिखेंगे, उतना लिखेंगे जितना आपको एग्जाम में लिख के आना था, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि कोण BAC कितना हमारा हो गया, ये थीटा डिग्री हो गया, ठीक है ना। हम लोग तब लगा देंगे क्या सीधे, तब त्रिभुज ABC में कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण C बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। क्यों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का हो गया। सबके हमने यहाँ वैल्यू पुट करने, कोण A हमने थीटा मान लिया, इसको थीटा रखिए, कोण B ये तो हमको 90 गिवन ही है, प्लस का कोण C कितना हो जाएगा हमारा 180, ठीक है बेटा। अब 90 उधर जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा 90, थीटा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कोण C का मान कितना आ जाएगा हमारा 90 माइनस का थीटा, ठीक है ना। देखिए हमारा कोण C का मान कितना आ चुका, 90 माइनस का थीटा, ठीक है ना। अब हम लोग ऐसे क्या लिख देंगे, अब हम लोग चलिए क्या करते हैं, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में, तो त्रिभुज BDC में क्या हो जाएगा, देखिए कोण B प्लस का कोण D प्लस का कोण C
बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। क्यों? अगेन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये आप लिख देंगे, ठीक है ना बेटा। अब देखिए त्रिभुज बी डी हम केवल इस कोण की बात करते हैं, ये थीटा कैसे है हमको ये तो निकालना है, तो यानी हम लोग कोण बी कैसे लिखे रहेंगे, कोण डी कितना है इस त्रिभुज में कोण डी कितना हमारा 90, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे कितना 90, फिर प्लस का कोण सी अभी हमने निकाला कितना निकल के आया हमारा 90 माइनस का थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, 180 से ये 180 कट जाएगा तो इधर बच गया 0, थीटा को उठा के उधर भेज देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा कोण बी बराबर थीटा, ठीक है ना। देखिए ये आ गया कोण बी बराबर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा कोण 90 माइनस का थीटा, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये तो हमने आपको प्रूव कर दिया कि ये सारे कोण किस तरह से निकल के आए हैं। अब हम लोग थोड़ा इधर चलते हैं और थोड़ा हम लोग इधर दिखाने का प्रयास करते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ से प्रूव करने वाले हैं। देखिए ध्यान से ये आ गया हमारा, हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी बी में, यानी हमने कौन कौन सा त्रिभुज लिया, ए बी डी, मतलब ये छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला। हम क्या करेंगे इस छोटे वाले को इस पूरे बड़े वाले के क्या दिखाएंगे हम लोग समरूप यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में इसका जो कोण ए है, यानी इसका जो कोण बी ए डी है वो देखिए इसका कोण ए थीटा, अच्छा पूरे बड़े वाले के भी कोण क्या, कोण बी ए सी के हमारे यहाँ पे क्या ये इक्वल है। क्यों? तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या प्रत्येक थीटा, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ से प्रत्येक थीटा, लिख दिया मैंने प्रत्येक थीटा। फिर हम लोग क्या लिख देंगे कोण ए बी डी, देखिए ध्यान से कोण ए बी डी, अच्छा ए बी डी कितना है 90 माइनस थीटा, तो भैया मेरे पूरे बड़े वाले में 90 माइनस थीटा कौन सा, तो आप कहेंगे सी, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे त्रिभुज ए सी बी, हाँ ठीक है, तो बराबर में कोण ए सी बी, ठीक है ना। क्यों? हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या प्रत्येक 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, जिसे हमारा 2 होगा हम लोग यहाँ क्या देंगे सीधे त्रिभुज ए बी डी समरूप आ गया है त्रिभुज किसके। अब थोड़ा सा रुकेंगे, देखिए इसका इसके ए के बराबर है तो भैया यहाँ ए है वहाँ ए लिख देंगे, ठीक है ना। इसका बी इसके सी के बराबर तो जहाँ बी है वहाँ क्या लिख देंगे सी लिख देंगे, बचा कौन हमारा यहाँ से बी, ये क्या हो गया हमारा एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हमारे काम की चीज़ यहाँ पे क्या है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो हमारे काम का जो है वो हम लोग यहाँ से ले लेंगे। देखिए यहाँ से क्या निकल का जाएगा हमारा ए बी बटे ए सी बराबर आएगा निकल के बी डी बटे सी बी बराबर निकल के आ जाएगा किसके, हमारा ए डी बटे ए बी के, ठीक है ना। अब देखिए हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ से ले लें, देखिए ध्यान से, अगर हमने यहाँ से ले लिया ए बी बटे ए सी बराबर आ गया हमारा किसके, ए डी बटे ए बी के, हमने इसको नहीं, हमने इसको इसके बराबर हमने यहाँ पे ले लिया। अब ए बी का गुणा आप इधर करा दो, ए बी गुणा इधर कराएंगे, इधर कितना निकल के आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ से ए डी इंटू ए सी, इसको बनाया समीकरण नंबर 1। अच्छा अब इसको हम क्यों बना, देखिए ध्यान से, हमको ए बी का स्क्वायर मिल चुका है, ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे बी सी का स्क्वायर और उन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद बराबर क्या मिलना चाहिए हमारा ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा तो हमने अभी हमने क्या प्रूव किया था, हमने कहा ए बी डी, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है वो पूरे बड़े वाले के कैसा हमारा समरूप हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया था। समरूपता सिद्ध करने के बाद हमने समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भी क्या कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती। देखिए बेटा प्रॉपर लिखने का तरीका यही है। अब बच्चा लिख के ना है, फिर आप लोग कहेंगे कि मैं पूरे में तो पूरा हम करके आए, तो टीचर ने हमको 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो 6 नंबर में टीचर ने हमको 4 ही नंबर क्यों दिए, ठीक है ना। आप टीचर को इतना सभी मौका मत दीजिए, ठीक है ना, कि वो किसी भी टेक्निकल चीज़ को आपको समझा दे कि आपने ये भाषा नहीं लिखी, ठीक है ना, वो किसी भी आधार पे आपके नंबर कट ना कर पाए। और ये एक ठसक के साथ आप नंबर लीजिए ना, आप हक से नंबर मांगे कि सर मेरी गलती क्या है यहाँ पे, आप नंबर से काट नहीं सकते आप हमारे, ठीक है ना। लेकिन बच्चा क्या ना, बच्चा गिड़गिड़ाने लगता है कि वो ये भैया नंबर क्यों काटा रहे भैया, ये भी आप मानेंगे, ये नहीं, ठीक है ना। लड़ के नंबर लीजिए आप टीचर से। हमारे यहाँ जब टेस्ट होता है हर वीक, तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग किसी बच्चे के ऊपर कोई रहम नहीं दिखाते, हम कहते हैं हम रहम नहीं दिखाएंगे, बोर्ड में टीचर आपके ऊपर रहम दिखाएगा। तो हम लोग जब इतने टाइट जब बच्चों से हम लोग लगवाते हैं मॉडल पेपर, तो बच्चे की तैयारी कैसी होती है, टाइट होती है, ठीक है ना, यानी बच्चे को बिल्कुल भी ढीला हमको नहीं छोड़ना होता है, तो वही बच्चा जाके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक बेटा। ये क्या होगा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। अब हमारा अगला काम क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए अगला हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे
बी डी इंटू त्रिभुज बी डी सी। देखिए एक काम करते हैं हम लोग, इसी में से हम लोग कुछ कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं, क्योंकि हमको जाना पड़ेगा नीचे, और जैसे हम लोग जाएंगे नीचे तो अगेन हमारा ये जो चित्र है वो हमको दिखने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ से हमको जो काम की चीज़ मिल गई है हम लोग उसको एक अलग से नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे काम की चीज़ मिल गई है। काम की चीज़ हमको कितनी मिल गई, यहाँ से ए बी स्क्वायर मिल चुका है ए डी इंटू ए सी के, और ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें हम थोड़ा सा यहाँ पे रफ करके देखिए ध्यान से। जैसे हमको ये वाला त्रिभुज नहीं चाहिए होगा, इसको हटा दिया, ठीक है ना। अच्छा ये भी हमने चलिए पूरा हटा दिया। इसके अलावा हमने ये भी हटा दी, फिर हमने ये भी हटा दी, इसके अलावा हमारा ये भी हट ही जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन ये भी हटा। बाकी देखिए सब कुछ लगने वाला वही है, बस क्या बदलने वाला यहाँ पे, केवल और केवल आपका बदलेगा यहाँ पे त्रिभुज बदलेगा। देखिए ध्यान से, हमने कहा था इस बार लेंगे त्रिभुज बी डी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, त्रिभुज बी डी सी, और ये छोटा वाला त्रिभुज प्रूव करेंगे हम लोग बड़े वाले के, ठीक है ना। बड़ा वाला क्या हमारा त्रिभुज ए सी बी, ठीक है ना। अब प्रत्येक थीटा है, देखिए बी डी सी में कौन सा थीटा है, आप कहेंगे ये वाला कोण, इसका नाम क्या, कोण डी बी सी। हम लोग क्या कर देंगे, कोण डी बी सी बराबर, अच्छा इसमें थीटा कौन सा, बड़े वाले में थीटा कौन सा, कोण ए, यानी कोण बी ए सी। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बराबर में कोण बी ए सी, कारण क्या, प्रत्येक थीटा, हो गया आराम से। अच्छा प्रत्येक 90 माइनस थीटा कौन सा, देखिए इसमें 90 माइनस थीटा कौन सा, ये वाला कोण सी, तो लिख देंगे कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर है ये क्या, कोण बी सी ए के, कोण बी सी ए के, ठीक है ना। सीधा हमारा क्या हो गया भैया, त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज। अब थोड़ा रुकेंगे, देखिए इसका कोण बी इसके कोण ए के बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लेते हैं कोण ए, फिर इसका कोण सी इसके कोण सी के बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में सी, यहाँ पे क्या निकल के जाएगा बी, ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन आप चेक कर लो, देखो इसका कोण डी कोण बी के बराबर होना चाहिए। देखिए इसका कोण डी 90 है, तो इसका कोण बी पूरा क्या 90, ठीक है ना। देखिए हम लोग लेके चले थे ए सी बी, बट यहाँ देखिए यहाँ गलती हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं होती एग्जाम में, बट अगर ये गलत हो गया तो अब हमारा ये हम लोग समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए बहुत ध्यान से इसको लिखने की आप आदत डालिए, वरना बोर्ड में गलती हो जाएगी, आप अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये देखिए अब बी डी सी की जगह संगत भुजा हम लोग ले लेंगे क्या, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से बी डी बटे, देखिए बी डी यानी पहला दूसरा बटे क्या हो जाएगा हमारा ए बी, फिर हो जाएगा हमारा डी सी, तो डी सी को हम लोग क्या लिख देते हैं, चलिए सी डी मतलब तीसरा दूसरा बटे क्या हो जाएगा हमारे इधर सी बी, ठीक है ना। बराबर में क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा हमारा बराबर में बी सी। अब देखिए यहाँ से हमने चूंकि बी सी नहीं लिया, सी बी लिया है, तो ये काम करते हैं यहाँ पे भी हम लोग सी बी ले लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा, ये सी बी को बी सी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग क्या ले लें, इधर हमने बी डी लिया, बी डी बटे ए बी ले लिया, और सी डी ले लिया है, और हमको लोग पहला तीसरा यानी क्या बी सी, तो बटे यहाँ कितना हो जाएगा हमारा ए सी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमको ए बी स्क्वायर मिल चुका था, हमको क्या बनाना है बी सी स्क्वायर, तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग इसको और इसको ले लेंगे, तो क्या लिख देंगे यहाँ से सी डी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी, ठीक है ना। इस बी सी को उठा के इधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से बी सी स्क्वायर, इसको उठा के इधर भेज देंगे, हमारा क्या हो जाएगा बराबर में ए सी इंटू सी डी। ये क्या बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। जैसे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 बन गया, बस आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ते देखिए, तो समीकरण 1 हमारा है क्या, ये हमारा लिखा है ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हमारा बी सी स्क्वायर से ऐड हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ कितना लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या ए डी इंटू ए सी प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ हमारे पास ए सी इंटू सी डी, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हमको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन हमको दिख गया ए सी, क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया हमारा ए डी, यहाँ कितना बच गया हमारा सी डी, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, तो ए डी और सी डी को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर ए से डी और डी से सी, यानी ए डी और डी सी या सी डी को अगर हम जोड़ दें तो हमको ये पूरी भुजा मिल जाएगी, क्या ए सी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यानी ए सी इंटू ए सी, यानी क्या निकल के आ गया हमारा ए सी स्क्वायर, और हमको यही सिद्ध करके लाना था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ए सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा। देखिए ये सवाल कुछ बड़ा सवाल था, ठीक है ना, और ये था कुछ 6 नंबर लायक सवाल था हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे कठिन क्या था, सबसे पहले तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे ट्रिक था कि हम लोग जो आमतौर पे हम लोग समकोण त्रिभुज ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना, बट समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे क्या इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, यानी ये वाला जो शीर्ष है इसको हम ऊपर ले चलेंगे, तो हमने ऐसा बना दिया। फिर हम लोग यहाँ से एक क्या गिराएंगे, हम लोग एक यहाँ से लंब गिराएंगे, ठीक है ना। अब 3 त्रिभुज बनते हैं, इन तीनों त्रिभुजों को हम लोग आपस में समरूप सिद्ध करेंगे, ऑलरेडी हम लोग करके आ चुके हैं,
ठीक है ना। इस छोटे त्रिभुज को पूरे बड़े वाले के समूह सिद्ध कर देंगे तो हमको वहां से मिल जाएगा समीकरण नंबर 1 यानी ए बी स्क्वायर करके। फिर इस छोटे त्रिभुज को पूरे बड़े वाले के सिद्ध कर देंगे तो वहां से मिल जाएगा बी सी स्क्वायर। फिर वहां से ए सी कॉमन आ जाएगा, दोनों भुजाएं जुड़ जाएंगी, बराबर हमारा ए सी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है ना। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, पहला हमसे कह रहा है भैया निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो। तो विलोपन विधि आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना, कि भैया गुणांकों को बराबर करके हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग करते हैं 5वें का पहला। सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है थोड़ा सा इसको हम लोग सही करके लिख लेते हैं। ठीक है ना। यानी 3 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर। ठीक है ना। जब 3 का गुणा इधर करा देंगे कितना हो जाएगा हमारा ये, हमारा हो जाएगा ये 3x। 2 का गुणा इधर कराएंगे कितना हो जाएगा हमारा ये प्लस का 4y। अच्छा नीचे कितना रहेगा, नीचे आपस में गुणा कितना 6 को उधार भी दिए, इधर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 6। ठीक है ना। अच्छा यहाँ कितना दिख रहा है हमको, देखिए ध्यान से, यहाँ हमको कितना दिख रहा है, इसका हम लोग एलसीएम उठाएंगे तो इसका गुणा इधर कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा ये 3x और कितना हो जाएगा माइनस का y बराबर में कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक बेटा। अब देखिए कितना हो जाएगा, अब ऑलरेडी हमारे गुणांक बराबर हैं किसके, ऑलरेडी गुणांक बराबर हमारा x का। ठीक है ना। क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। हम लोग यहाँ पे पूरी लैंग्वेज लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर इसे घटा देंगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 4y प्लस y कितना हो जाएगा हमारा 5y बराबर ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो -6 माइनस का 9 कितना हो जाएगा माइनस का 15। कट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी हमको मिल गई यहाँ से माइनस का 3। ठीक है ना। y की वैल्यू माइनस का 3 किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है ना। आप चाहो तो समीकरण 1 में पुट कर देंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे इक्वेशन 1 से यानी समीकरण 1 से। ठीक है ना। तो समीकरण 1 से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समीकरण 1 से हमारा निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे पुट करिए y का मान -3 कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए तो 3x प्लस का 4 इंटू माइनस का 3 इजिकल टू माइनस का 6 हो जाएगा 3x, 4 3 माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस का 12, 12 में से 6 जाएगा बच जाएगा कितना 6, 3 का भाग दे देंगे यानी x का मान कितना आ गया हमारा यहाँ से 2 आ गया। ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया, हमारा हल हो गया। ठीक है ना। पहला हो गया हमारा। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कुछ इस टाइप का कह रहा है, चलो जगह पहले बना लें थोड़ा सा। देखिए क्या दे रहा है, ये दे रहा है तो कोण ABC, अच्छा ABC यानी ये भी पूरा हमारा 90 है, अच्छा ये भी हमारा 90 है और BD यानी ये भी हमारा 90 है। तो सिद्ध करिए AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। कहने मतलब देखिए आपको दिख गया होगा AB स्क्वायर यानी AB दो त्रिभुज की भुजा, एक तो इस त्रिभुज की भुजा है और एक पूरे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है। ठीक है ना। अब इस टाइप के सवाल हम ऑलरेडी लगा के आ चुके हैं, आई थिंक 2 या 3 लगा के आ चुके हैं। ठीक है बेटा। लेकिन अब एक ही टाइप के सवाल टीचर ने रख दिए हैं ना, शायद टीचर ने भूल बस रख दिया हो या शायद टीचर ने सोचा हो कि पेपर लेंदी दे रहे हैं तो बच्चे को थोड़ा सा पेपर आसान दे दिया जाए। ठीक है ना। चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग जिसको हम लोग देखिए हम लोग त्रिभुज ABD इस छोटे त्रिभुज को लेते हैं, हम लोग यहाँ क्या ले देंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज कौन सा हमारा पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज हमारा क्या और त्रिभुज ABC में। अच्छा इससे पहले आपको 2 चीज़ें और लिखनी रहेंगी हल के पहले, क्या कि हमको यहाँ पे क्या दिया है और एक चीज़ हमको सिद्ध करना रहेगा यहाँ पे क्या कि भैया मेरे क्या सिद्ध करना है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर देना आप लोग। ठीक है ना। मैंने नहीं लिखा है क्या दिया है, तो दिया है एक तो पहला ये दिया है, दूसरा ये दिया है। ठीक है ना। इसको आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना, कि क्या यहाँ पे गिवन है, फिर हमको यहाँ पे सिद्ध करने की क्या जरूरत है, तो ये तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि क्या हमको सिद्ध करके लाना है। ठीक है ना। अब देखिए इस त्रिभुज में पेन का खास चेंज करते हैं हम लोग, कलर लेते हैं ग्रीन। देखिए अब इस त्रिभुज ABD में देखिए ध्यान से, तो ये वाला जो कोण है A तो क्या लिख देंगे यानी कोण BAD बराबर होगा कोण BAC के, यानी ये वाला कोण हमारा क्या उभयनिष्ठ है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे ये वाला कोण हमारा ब्रैकेट में क्या लिख देंगे यहाँ से उभयनिष्ठ। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। ठीक है ना। इधर हमारा रहेगा ब्रैकेट क्लोज। फिर अब देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 यानी कौन सा कोण, कोण ADB, कोण ADB बराबर, अच्छा इसका ये 90 तो पूरे बड़े वाले का कौन सा 90, बड़े वाले का कोण B90, पूरा वाला कोण B90 है, तो हम लोग क्या देंगे यहाँ बराबर में कोण ABC। अच्छा ऐसा क्यों, तो हम लोग यहाँ पे फिर से मेंशन कर देंगे क्या प्रत्येक 90 डिग्री, या आप चाहो तो लिख दो प्रत्येक समकोण। ठीक है ना, लिख दिया आपने। अब जैसे 2 बराबर तो हमारे क्या हो जाएंगे सीधे यहाँ पे भैया त्रिभुज ABD सिमिलर आ चुका है त्रिभुज, कैसे आ चुका है ये थोड़ा सा ठहर के लिखेंगे। इसका A इसके A के बराबर, कोण A के बराबर, तो यहाँ A पहले नंबर पे लिखा तो यहाँ भी A पहले नंबर पे लिखेंगे। इसका कोण D इसके कोण B के बराबर है। ठीक है ना। इसका D इसके B के है ना, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा जहाँ D है वहाँ B लिखना पड़ेगा, तो यानी हमारा B कहाँ आ जाएगा, हमारा ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है ना। फिर बचा कौन C, तो हमारा C कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, कौन सी हमने यहाँ पे लगा रखी है समरूपता की शर्त, तो हमें यहाँ लिख देंगे क्या भैया एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता
से। हो गया ये। फिर देखो ध्यान से, अब हम लोग हमारा काम अगला क्या है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ लिख देंगे हम लोग ए बी बटे, ए बी यानी पहला दूसरा बटे क्या हो जाएगा हमारा ए सी, बराबर हो जाएगा दूसरा तीसरा, देखो ध्यान से बी डी। अब आप यहाँ ध्यान देखो, क्या कहीं बी डी दिया है, बी डी हमको चाहिए नहीं, तो बी डी हम लोग लगाएं क्यों, ठीक है ना। अगर आप लगा दोगे आगे बढ़ जाओगे तो क्या गलत हो जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा, बस आपका एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बी डी को नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा बचा कौन फिर, ए डी, हमको ए डी चाहिए, ए डी मतलब क्या, पहला और तीसरा, तो पहला तीसरा की संगत भुजा कौन सी निकल के आएगी, पहला तीसरा नहीं क्या, ए बी निकल के आएगी, ठीक है ना। क्यों, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, ये समानुपाती होती हैं, ठीक है बेटा। ये कारण बताना बहुत जरूरी होगा। ए बी का गुणा करा दिए, कितना हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर, इसका गुणा करा दिए, कितना हो जाएगा हमारा बराबर में ए सी इंटू ए डी, ये हमको प्रूव करना था। देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या हो चुका है, यहाँ से हैंस प्रूव्ड हो चुका है, ठीक बेटा, हो गया। अब देखिए अथवा करके जो सवाल, हम इसको भी आपको चलिए बताते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम है आपको सारे सवालों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना, ठीक है ना। पहले क्या कह रहा है, पहले यहाँ से कह रहा है, देखिए ध्यान से, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे भैया एक रेखाखंड खींच लेना, क्योंकि रेखाखंड कर क्या रहा है, इन दोनों बिंदुओं को मिला रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से एक रेखाखंड हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ये हो गया हमारा, स्ट्रेट हो जाइए भाई साहब, ये हो गया हमारा क्या, एक रेखाखंड हमारा हो गया, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या रहेगा, अब इसका जो ये वाला कोना है, इस कोने का नाम दे दीजिए -1,7 और इस कोने का नाम कितना दे दीजिए हम लोग, इस कोने का नाम देते हैं हम लोग 4,-3, ठीक है ना, 4,-3। अब क्या कह रहा है, कोई बिंदु होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस बिंदु को हमने नाम दिया बिंदु ए है, ये बिंदु क्या हमारा बी है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया, माना बिंदु P वो क्या कर रहा है, इस पूरी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब क्या हो गया, ए से पी तक की दूरी 2 है, पी से बी तक की दूरी 3 है, ठीक है ना। अच्छा तो हमें इसी के निर्देशांक माना, हमने मान लिया क्या, ये बिंदु हमारा क्या रहेगा, x, y, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहला हमारा काम रहेगा यहाँ पे मानना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माना बिंदु P ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x, y बिंदुओं, देखिए बेटा ये भाषा लिखना बहुत जरूरी है, टीचर के ऊपर एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा। हम अपनी सारी ऑफलाइन कोचिंगों में हम भाषा के ऊपर बहुत जोर देते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि बच्चा भाषा हमारा रट्टा ना मारे, बच्चा भाषा से सीखे कि भाषा बनाते कैसे हैं। क्योंकि अगर आप एक बार भाषा बनाना सीख गए तो फिर चाहे आप मैथ पढ़ें, चाहे इंग्लिश पढ़ें, चाहे साइंस, चाहे सोशल साइंस, आपके दिमाग में नॉलेज रहेगा और आप उसको अपनी भाषा में बना के लिखना आपको आता रहेगा, ठीक है ना। तो माना बिंदु P x, y बिंदुओं, अब बिंदुओं का नाम क्या है यहाँ पे, बिंदुओं A ब्रैकेट में -1,7 और B इसके ब्रैकेट में क्या हमारा 4,-3। माना बिंदु P इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। अब विभाजन बिंदु वाला हमने पढ़ा है फॉर्मूला, वो बहुत हम लोग अच्छे से लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग सीधे लगाते हैं फॉर्मूला, तब विभाजन सूत्र से, ठीक है ना, तब विभाजन सूत्र से। अब ये आंतरिक विभाजन वाला है, बाह्य विभाजन आपके सिलेबस में है भी नहीं, हम लोग सीधे क्या लगा देंगे, थोड़ा सा पेन चेंज करते ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, इस बार ग्रीन करते हैं। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए m1x2 यानी m1 क्या हमारा 2 × 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 2 × 4 प्लस m2x7 यानी m2 कितना है 3 × x1 कितना -1, तो प्लस का 3 × -1 बट क्या हो जाएगा हमारा m1 प्लस का m2 यानी 2 प्लस का 3, ठीक है ना। इसको हम लोग हल कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए हल करते हैं, तो 2 चौको 8, 8 - 3 बटे कितना आ जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा यानी कितना 5/5 यानी x का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है ना, आ गया।
फिर मैं क्या लगा देंगे y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमसे m1y2, तो m1 इंटू 2y2 कितना यहाँ से -3, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2 - 3 प्लस का m2y1, m2 कितना 3, y1 कितना यहाँ से 7, तो 3 इंटू 7 बड़े कितना हो जाएगा यहाँ से 2 प्लस का 3, तो 2 3 -6, कितना जगह y बराबर, देखिए 2 3 -6 प्लस का 7 3 21 बटे कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 2 3 5, ठीक है ना, तो 21 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 15 बटे 5, यानी कितना आ जाएगा y का मान 3, y का मान कितना आ गया यहाँ से निकल के 3, ठीक है ना। हमको यहाँ से गिवन क्या था, हमको यहाँ से पता करना था उस बिंदु के निशान, हम लोग क्या ले देंगे, अतः बिंदु कितना, सबसे पहले x लिखेंगे फिर y, अतः बिंदु 1, 3 दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको प्रॉपर लिखना रहेगा, ठीक बेटा। चलिए हम लोग लगाते हैं क्या, प्रॉब्लम नंबर सेकंड लगाते हैं। सेकंड से क्या कह रहा है cos a बराबर 7/25, तो भैया tan a प्लस cot a का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, पूरा साफ करना है, ठीक है बेटा। कह रहा है cos a का मान ऐसा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा सबसे पहला काम क्या रहता है यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेना, ठीक है ना। चलिए हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो रेखाओं को ड्रॉ करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हमने एक रेखा ये ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, और फिर यहाँ से हमने एक रेखा ये ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ से इसके इस कोने से मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको मिला दिया, तो ये एक समकोण त्रिभुज मैंने मान लिया, ठीक है ना, मान लिया। अच्छा ये हमारा क्या है A, ये क्या है हमारा B, ये क्या हमारा C, ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन हमेशा हमारे कहाँ लगेंगे, ये हमेशा हमारे लगेंगे एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना। अच्छा चूंकि cos a का मान दिया और सब में a पूछा, इसलिए हम लोग इस कोण को क्या करते हैं, हम लोग इसको पॉइंट आउट कर देंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ से क्या दिया है सेकंड नंबर, तो भैया यहाँ से हमको गिवन है क्या, cos a का मान कितना है 7/25, कितना 7/25, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लगाएंगे cos है तो लाल बटे का आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार कितना हो जाएगा इसके लिए AB, कितना कर्ण हो जाएगा हमारे इसके लिए AC, तो AB बटे AC कितना हो जाएगा हमारा 7/25, ठीक है ना। अब देखिए जब भी ऐसे कभी भुजाओं में अनुपात होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भुजाओं में x का गुणा करा के हम लोग इसकी रियल वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, माना AB बराबर 7x है ना, इसमें x का गुणा करा के हमने AB का मान लिया, इसमें मान लेंगे तो माना क्या हो जाएगा हमारा AC बराबर 25x, ठीक है ना, AC कितना हो गया हमारा 25x। अब हम लोग क्या कर देंगे, तब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा क्या, हाँ ये हमारा होता है AB² प्लस का BC² इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा AC², ठीक है ना। देखिए इसके जस्ट सामने एक कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है हमारा। अब जो हमको वैल्यूज यहाँ पता है, हम लोग चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए AB कितना है यहाँ पे, AB है 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा BC कितना नहीं पता, तो इसको आप BC को BC² ही रहने दीजिए। AC² कितना हमारा ये हो जाएगा हमारा 25x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अधिक इसको उठा के उधर पे देंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा BC² बराबर 25x का होल स्क्वायर माइनस का 7x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हल कर देंगे, देखिए तो हो जाएगा हमारा A² माइनस का B² कितना निकल के आ जाएगा हमारा A² माइनस B², तो हो जाएगा A प्लस B, A माइनस B, A प्लस B यानी क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ऐड कर देंगे तो 25x प्लस का 7x, फिर इंटू माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25x माइनस का 7x, ठीक बेटा। कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, 25x 25 7 32, कितना हो जाएगा ये 32x गुणे 25 में से 7 जाए कितना बचेगा हमारा ये, तो 5 यानी 18, कितना हो जाएगा ये हमारा 18x, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 32 गुणे 18, हमको क्या करना है, अब हमें रूट लेना है। देखिए ध्यान से, तो हम लोग के लिए इसको लिखते हैं BC² क्या हो जाएगा अंडर रूट में 32 को अगर मैं लिख देता हूँ, 32 को अगर मैंने लिख दिया 4 इंटू 8 या मैं देता हूँ चलिए 16 इंटू 2, ठीक है ना। तो दो, अच्छा यहाँ x अभी भी मौजूद है, और यहाँ देखिए 18 को अगर मैं लिख देता हूँ, देखिए कुछ नहीं लिखिए 18 को 18 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, तो BC का मान कितना आएगा निकल, देखिए 16 रूट के बाहर आएगा कितना बन जाएगा 4, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x² रूट के बाहर आगे कितना बन जाएगा हमारा x बन जाएगा। इधर 2 इंटू 18 कितना 36 रूट के बाहर कितना बन जाएगा हमारा 6, यानी यहाँ से हमारा जो BC का मान निकल गया कितना निकल के आ गया वो 24x, ठीक है ना। तो BC का मान हमारा कितना निकल के आ चुका है 24 का x, हम लोग इन्हीं सब वैल्यूज का ध्यान रखें। देखिए BC का मान कितना आ गया हमारे पास 24x,
ए बी का मान कितना हमने मान रखा था 7x, ये कितनी वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गई, ये 25x। कुछ करना नहीं है, अब यहाँ रखेंगे क्या tan a प्लस का cot a, यहाँ पे पुट करेंगे tan a प्लस का cot। अब tan a अगर आपको याद हो लाल बटे कक्का, देखिए ध्यान से मैं आपको रफ में थोड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा tan का जगह लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब कितना है 24x बटे आधार कितना हमारा 7x, ठीक है ना, प्लस का cot a, cot क्या हो जाएगा, cot माने आधार बटे लंब, इसके लिए cot a आधार कितना हमारा 7x बटे लंब कितना हो जाएगा हमारा 24x, ठीक है ना। अब देखिए x सबसे पहले तो हमारी वैल्यू कटनी शुरू हो जाएगी, x कट गया, कितना बचा यहाँ पे, हाँ यहाँ हमारा बचा है 24 प्लस का 7, सॉरी 24 बटे 7 प्लस का 7 बटे 24, है ना। हम लोग कर देंगे एलसीएम उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 का गुणा इधर 7 का गुणा इधर, तो 24 का गुणा इधर कराएंगे कितना होगा 24 का स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटे 24 गुणे 7, यानी 24 7 कितना होगा 7 चौको 28, 2 7 14 2 16 कितना हमारा 168। अब 24 का स्क्वायर हमारा होता है कितना, 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576, कितना हो जाएगा हमारे 576, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 49 बटे कितना 168, ठीक है ना। अब 576 में हम लोग 49 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 6 15 हासिल लगा 1 और 57 4 61 और 1 62, कितना आ गया 625 बटे 168, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, कितना हमारा आ गया 625 बटे 168, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर। अच्छा इसमें कुछ कट रहा हो तो 6 2 8 5 13 नहीं, 25 का अगर 5 से कटेगा, नीचे 5 है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो चुका है यहाँ से आंसर हो चुका है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक हमने देखा कि कंप्लीट सिलेबस, ठीक है ना, कंप्लीट सिलेबस नहीं, कंप्लीट पेपर किस तरह से आपको हल करना था। पेपर आपके स्कूल का थोड़ा सा लेंदी आया था, लेंदी मतलब कि काफ़ी कुछ लिखने को आया था, इसलिए ये वीडियो भी लंबी हमारी हो चुकी है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला काम कमेंट में हमको बताइए कि आपके कितने नंबर आए, ठीक है ना। अगर आपने कोई सवाल गलत कर दिया तो आप कमेंट करके बताइए कि भैया इसमें क्या क्या गलती आपने कर दी, ठीक है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है ना। दोस्तों को बताइए कि ऐसा कोई चैनल है जो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करते। देखिए सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बेटा बहुत अच्छे चैनल ऑलरेडी बने हुए हैं जो सीबीएसई बोर्ड की हेल्प कर रहे हैं। डिजिसाला डेडिकेटेड एकमात्र ऐसा चैनल है जो हम लोग डेडिकेटेड रहेंगे किसके लिए, यूपी बोर्ड के लिए। हम लोग पिछले 5 से 6 सालों से हम लोग यूपी बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, यूपी बोर्ड के हम लोग नब्ज को जानते हैं कि यूपी बोर्ड आपसे पूछता क्या है, ठीक है ना। इसीलिए हम मेहनत पे बहुत भरोसा करते हैं और हम खुद भी मेहनत करेंगे और आपसे भी मेहनत करवाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब इसलिए और कर लीजिए अभी जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक आते जाएंगे, अभी हम लोग इतना कुछ आपको देने वाले हैं कि जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस वो मैं आपका सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि अभी हम लोग क्या क्या इसमें अपलोड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।